यंग लोगों को और क्रिएटिव लोगों को सरकार के साथ होना ही नहीं चाहिए। आई एग्री। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, कुछ काम करने को नहीं है, तो सब लोग जहाँ पैसा मिलता है और थोड़ा वैलिडेशन मिलता है वहाँ जुड़ जाते हैं। आई जस्ट डिफाइन माई सेल्फ एज समबडी हु हैज़ अ पोटेंशियल टू बी गॉड। आज आप ये देखिए, कश्मीर आर्टिकल 370 हटे कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। क्या कश्मीरी पंडित वहाँ जाके रह सकते हैं? नहीं। क्या तुम वहाँ जाके रह सकते हो? क्या तुम वहाँ पे एक दुकान खोल सकते हो? क्या वहाँ जाके बैठ के फ्रीली पॉडकास्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जो लोगों ने ट्राई किया था उनकी हत्या कर दी गई। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि विवेक जी एक बायस्ड फिल्म मेकर है एक रिलीजन की तरफ? कौन से रिलीजन पे मैंने फिल्म बनाई आज तक? पर सर फिल्म इंडस्ट्री फलक्रम क्यों बन गई है पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के लिए? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में पॉलिटिक्स और सरकार इतनी ज़्यादा घुस गई है हर चीज़ के अंदर कि आज की तारीख में ऐसा कोई विषय, कोई संबंध, कोई चीज़ नहीं है जो राजनीति से ऊपर है। अगर कल गवर्नमेंट चेंज होती है भारत में, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाती है, क्या विवेक अग्निहोत्री जी सेम तरह की फिल्म्स तब भी बनाएंगे या आपकी फिल्मोग्राफी चेंज होगी? 71 में हमारे यहाँ रिफ्यूजीज आए थे, तो इंदिरा गांधी ने सबको सिटीजनशिप दी थी। उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर गए। उनके ऑपरेशन सर्चलाइट का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करना विद एजुकेटेड यंग बॉयज, ताकि वो जाके IAS बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर सिस्टम में घुस जाएं, जिस पर मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम और अर्बन एक्सेस लिखी है। ट्विटर में लिख देंगे सनातनी, सब जगह लिख देंगे सनातनी। सनातनी क्या मतलब है? ये लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन खत्म होगी, सनातनी भी हट जाएगा। सर थक गए आप? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के हमारे गेस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज इनके साथ में हमने एक रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बात की है। हिज नेम इज विवेक अग्निहोत्री। अब कई सारे लोग मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जी को कई सारी चीजों के लिए जानते हैं, बट ही इज मोस्ट फेमसली नोन फॉर हिज फिल्म द कश्मीर फाइल्स। पर इस कॉन्वर्जेशन में हमने बात की है एग्जैक्टली अबाउट दैट। विद मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जी ये कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ था फ्रॉम कश्मीर फाइल्स, बट इट ऑल्सो वेंट टू द दिल्ली फाइल्स, उनकी अपकमिंग फिल्म। हमने उनके एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की जहां पे वो एक फेमस बुक पर्व बाय SL भैरप्पा को एक फिल्म के तौर पे लेके आने वाले हैं। पर्व इज ऑल अबाउट महाभारत एंड महाभारत के कुछ नुआंसेस। इस कॉन्वर्जेशन के दौरान हमने धर्म के बारे में भी बात की कि धर्म क्या होता है एग्जैक्टली और क्यों लोग इंडिया में धर्म को आज भी समझ नहीं पाते। विवेक अग्निहोत्री जी एक ऐसे इंसान हैं जो आपको कई सारी चीजों के बारे में बहुत डीपली सोचने पे मजबूर कर देंगे। वी ऑल्सो टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल फिल्म मेकिंग इन इंडिया। ये एक बहुत ज्यादा सीरियस एपिसोड है, तो अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आई वुड वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड जस्ट वॉच दिस विथ ऑल योर फोकस, क्योंकि इस एपिसोड से आपको कई सारी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जिसके बारे में मॉडर्न इंडिया में शायद लोग आज भी बात नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में डीपली सोच नहीं रहे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल एपिसोड एंड आई होप सो आपको ये एपिसोड देख के कुछ नया सीखने मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड इन 3, 2, 1। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। इस शो का नाम है आवारा मुसाफिर शो। यहाँ पे हम लोगों की जर्नी जानते हैं, भारत की जर्नी जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है। आज आपसे भी हम बहुत सारी आपके लाइफ के बारे में चीज़ें जानेंगे एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है भारत को लेके, भारतीय पॉलिटिक्स को लेके, रिलीजन को लेके, वो सब कुछ जानेंगे। तो सर फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू यार, परफेक्ट। मैं खुद ही आवारा मुसाफिर हूँ। अब पहले अब आवारा था, फिर बीच में थोड़ा सोबर हो गया था, फिर से आवारा हो गया हूँ। तो आई जस्ट कीप ट्रैवलिंग। थैंक्स, आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सर। सर पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं कि अभी इस वक्त किस चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सो यू अनाउंस्ड पर्व के बारे में आपने अनाउंस किया था, विच इज़ बेस्ड ऑन महाभारत। SL भैरप्पा जी की बुक पे है। आई एम अ बिग टाइम बुक नर्ड, मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ एंड SL भैरप्पा जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर। तो वहीं से शुरू करते हैं कि पर्व कैसे हुआ, वाई दिस एग्जैक्टली फिल्म एंड क्या प्लान है इसको लेके? Okay, so it's a long story, but to cut it short, what happened was मैं जब कश्मीर फाइल्स आई तो उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम भैरप्पा जी सन जी। और तो भैरप्पा जी से उन्होंने मेरी बात कराई, तो ही लव्ड द फिल्म एंड ही सेड दैट व्हाई डोंट आई मेक अ फिल्म ऑन वन ऑफ हिज नॉवेल्स। तो वहाँ से बात शुरू हुई एंड देन भैरप्पा जी सेड दैट आई थिंक
कहते हैं ना उत्तराधिकारी कि तो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू मेक फिल्म्स ऑन हिज नॉवेल्स, पर उन्हें नाम नहीं लूँगा, पर काफ़ी दिग्गज बड़े लोग थे, बट ही थॉट दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। तो पहले अवर्णा से बात शुरू हुई थी। राइट। अवर्णा आप जानते हैं बहुत ही बोल्ड उस तरह का वो एक नॉवल है, पर मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि महाभारत जो है, मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा बिलीफ है, तो दुनिया से मतलब नहीं, कि मुझे महाभारत इज़ हिस्ट्री। हमारे हमेशा एक माइथोलॉजी बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको हिस्ट्री मानते हैं तो हमें फिर उसे हिस्ट्री की तरह से प्रस्तुत भी करना चाहिए। हुआ क्या कि जो 80s में जो रामायण और महाभारत बने, वो एक टिपिकल बॉलीवुड के क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट की तरह से बने। टिपिकल एक वो था। हाँ, मतलब अतिशयोक्ति के साथ, और उसने इस धारणा को कंफर्म कर दिया कि ये माइथोलॉजी है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। वो सब एंटी ग्रेविटी थे। अब जैसे अगर किसी ने 10 किलो का मुकुट लगा रखा है, वो ग्रेविटी के ही साथ वर्क नहीं करता। तो जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं और जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ रियलिटी हैं, उसके ही अगेंस्ट जाके आपने बना दिया, तो लोगों के दिमाग में माइथोलॉजी बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब महाभारत हुई, तब मेरे ख्याल से अर्जुन की उम्र 55 साल के आसपास है, कृष्ण की उम्र कुछ 65 साल के आसपास है। लेकिन जो महाभारत आपने देखी है, उसमें तो यंग एकदम कैंडी बॉयज़, एकदम चिकने, बढ़िया, खूबसूरत एकदम लोग हैं। अब आप खुद ये सोचिए, जो लोग जंगल में रहे हो इतने साल, और जिन लोगों ने धूप में तपाया हो अपने आप को, 55 साल की उम्र में उनके रिंकल्स भी होंगे, सन टैन भी होगा, और अगर कुरुक्षेत्र का एरिया आप मानते हैं तो वहाँ पे ये होगा। राइट, करेक्ट। तो भैरप्पा साहब ने ये बड़े सवाल उठाए। उन्होंने जो पर्व लिखा वो कई साल, 17 साल बोलते हैं वो, कि उनने घूम घूम के रिसर्च किया। उन्होंने ये तक अध्ययन किया कि अच्छा भाई चलिए, आपने कहा अरे हमारी तो आजकल जानते हैं हर चीज़, तो वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो जो ये झूठी शान हम जो करते हैं, शान में बुरी बात नहीं है, प्राइड इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन एक झूठापन क्रिएट करना उसके अराउंड, तो हमने, झूठ क्या होता है, अतिशयोक्ति, मतलब आप माइथोलॉजी की तरफ ले गए। राइट, कि भाई वो बड़े बलवान आदमी थे, आपने बोला वो इतने बलवान थे कि वो अपने हाथ से पूरा का पूरा बम्बई उठा सकते थे। ये माइथोलॉजी हो गया। राइट, ये फैंटेसी हो गया, वो ग्रैंडियोर ऐड कर दिया तो फैंटेसी हो गया। हाँ, जो सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा भाई, अगर तुम्हारे पास समझो 10,000 हाथी थे, से फॉर हाइपोथेटिकली, तो 10,000 हाथी का, एक हाथी का साइज क्या है, 10,000 हाथी के लिए कितना बड़ा ग्राउंड लगेगा, ओके, देन व्हाट विल हैपन टू देयर क्रैप इन द मॉर्निंग, उसके लिए कितने लोग सफाई के लिए लगेंगे, सफाई नहीं होगी तो कैसे फ्लू फैलेगा, कैसे लोग बीमार होंगे। इस लेवल पे जाके उन्हें रिसर्च किया, एंड देन दे ही रोट पर्व। तो पर्व जो है वो महाभारत का हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है, एंड दैट्स व्हाट आई हैड बीन वांटिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे कई लोगों ने रामायण बनाने के लिए बोला, पर सब लोग फैंटास्टिकल माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते थे। तो आई थॉट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू पुट दिस डिबेट एट रेस्ट, कि महाभारत माइथोलॉजी की हिस्ट्री है। तो द महाभारत विच आई एम मेकिंग इज बेसिकली हिस्ट्री, इज द हिस्टोरिकल वर्जन। राइट, तो ये महाभारत विदाउट मिरेकल्स है। बाय विदाउट मिरेकल्स यू मीन कि वो जो एक एरो छोड़ते थे और 10-15 उसमें से निकलते थे? हाँ, मतलब यानी ठीक है, वो भी एक लेवल पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मतलब एक फिजिक्स के लॉज के साथ आप बना रहे हैं, को आप नहीं तोड़ सकते, राइट, वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग मोर हिस्टोरिकल। मतलब अर्जुन इज अ ह्यूमन बीइंग, ओके, एंड सो एवरीबडी इज हैज़ देयर ओन फ्लॉज, सबके अपने अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी को वर्शिप करने के लिए कुछ भी उसके बारे में बोल दो। भाई महानता तो तब भी रहती है ना, अर्जुन की महानता तब भी रहती है अगर आप उसको एक फैंटेसी की लेवल पर नहीं ले जाओ। तो आई एम मेकिंग दैट महाभारत विच इज़ नॉट अ फैंटेसी एंड विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। अब जैसे पार्टीशन है, वो भारत का इतिहास है, उसको तो अभी आप माइथोलॉजी की तरह नहीं देखते हैं, कभी नहीं। लेकिन हो सकता है कि आज से 500 साल, 1000 साल बाद हो सकता है कि गांधी को हम लोग एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दें, नेहरू को बना दें, किसी को भी बना सकते हैं, और जिन्ना को उस लेवल का विलन बना दें जो एक सुपर हीरो, सुपर विलन फिल्म में होना चाहिए।
तो किसी को तो आके बताना पड़ेगा, नहीं भाई इट वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो आई एम अ वेरी प्राउड, मैं इंडियन हिस्ट्री मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, तो आई वांट टू प्रेजेंट इट लाइक दैट। राइट। सो आई हैव टू आस्क यू हियर कि एक फिल्म थी जो रिसेंटली आई थी, आदि पुरुष, रामायण पे बेस्ड, बहुत ज़्यादा उसे बैकलैश मिला। व्हेन यू मेक अ फिल्म लाइक दिस जो महाभारत के ऊपर अब बेस रहेगी, माइंड में कभी ये थॉट्स रहते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो यू विल फेस द बैकलैश? क्योंकि इस वक्त जो कंट्री का माहौल है, एवरीवन इज गोइंग बैक टू देयर स्पिरिचुअल रूट्स एंड एवरीवन वांट्स टू सी ऑन स्क्रीन जो उनके दिमाग में एक इमेज बन चुका है। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। देखो मुझे बिल्कुल इस बात को बोलने में डर और शर्म नहीं होती है। वी आर गोइंग थ्रू अ फेज, फ्रॉम हियर वी कैन एक्चुअली हम बहुत हायर लेवल पे इवॉल्व हो सकते हैं और हमारा बहुत पतन भी हो सकता है। पर समस्या ये हो गई है कि लोग ने कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ते नहीं हैं लोग, ओके। और जो व्हाट्सएप वगैरह है उनने बर्बाद कर दिया पूरी जनरेशन्स को। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत स्पीचेस देता हूँ जाके, और मैं जानता हूँ मैं जब ये बोल रहा हूँ कई लोग अपसेट भी हो जाएंगे इस बात से, पर अच्छा है, कुछ लोगों को अपसेट करना भी चाहिए। मैं स्पीचेस बहुत देता हूँ और मैं यूथ के साथ बहुत बहुत टाइम, यानी महीने में 15-20 दिन उनके बीच में रहता हूँ। मैं पिछले चूँकि मैं महाभारत पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना रिसर्च अपने तरीके से करता रहता हूँ धीमे धीमे। मैं हर जगह जाके उनसे पूछता हूँ स्पीचेस में, यूट्यूब में भी पढ़िए, आप देख लीजिए। राइट। सब लोग आजकल धर्म और सनातन ये 2 शब्द बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहता हूँ कि भाई धर्म का क्या अर्थ होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई नहीं बता पाता है। प्रोफेसर्स भी नहीं बता पाते हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं बता पाते हैं। मैं लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाता हूँ, वहाँ विद्वान लोग भी नहीं बता पाते हैं। यानी सुनी सुनाई बातें करते हैं। धर्म क्या है और क्यों है, और क्या धर्म पे सिर्फ हमारा ही अधिकार है, क्या है। दूसरा सनातन वर्ड जो है, ये सनातन वर्ड आप बताइए, कायदे से देखा जाए तो 2014 के पहले तो कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। बिल्कुल। अगर 2014 के बाद आया है तो इसका मतलब कहीं इसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। और सनातन वर्ड कैसे आ गया? भाई आपकी जो आइडेंटिटी होती है तो आपके रिलीजन से जुड़ी होगी, कि आप मुस्लिम हैं क्योंकि भाई वो इस्लाम आप फॉलो करते हैं, आप क्रिश्चियन हैं क्योंकि आप क्राइस्ट को मानते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं क्योंकि आप बुद्धा को मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम कभी रहा नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने वैष्णव और शैव कर दिया उसको, कि भाई ये वैष्णव, कुछ लोग कहते हैं हम अद्वैता को मानते हैं। तो आप सनातन कैसे? आप कुछ तो मानते होंगे, कोई तो हिंदू स्कूल्स में से किसी स्कूल को मानते होंगे। आप कहते हैं सारे स्कूल्स को हम मानते हैं, या आप कहते हैं ये ओरिजिन है, गंगोत्री है, सनातन। सनातन कैसे है? धर्म को मानते हैं कि सनातन को मानते हैं? मतलब इसको एक्सप्लेन करिए। धर्म सनातन हो सकता है, सनातन क्वालिटी है, सनातन एक एडजेक्टिव है, मतलब वो धर्म जो इटर्नल है, उसको फॉलो करने वाले हिंदू हैं, चलिए ये मान लिया। जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल को मानते हैं, भाई जो ग्रेविटी के प्रिंसिपल को मानता है वो फिजिसिस्ट है ना, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और जो अर्थ राउंड है और गोल घूमती है उसको साइंटिफिक ब्रेन मानते हैं, करेक्ट, साइंस को मानता है। जो कहता है अर्थ फ्लैट है उसको क्या मानते हैं? वो बिलीवर है। ये वो कुछ भी बिलीव करता है, बस बिलीव करता है। राइट। मेरा बेटा सबसे सुंदर है और माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, करेक्ट। कोई उसमें लॉजिक नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, आप मानिए। लेकिन जब आप उस पर डिबेट पे उतरेंगे तब तो भाई साइंस की बात होगी। तो मैं तो लैंग्वेज की भी बात करता हूँ। सनातन धर्म क्या है? अगर ये हिंदुइज्म है तो सनातन तो क्वालिटी हुई जो इटर्नल ट्रूथ है। अब आप कह रहे हैं धर्म शब्द हटा दिया आपने, सिर्फ इटर्नल वर्ड पकड़ लिया, कहते हैं हम सनातनी। क्या मतलब है? आप तो सनातनी नहीं हैं, आप मरेंगे, आप तो पक्का मरने वाले हैं। आप कहते हैं हम आत्मा है तो इसलिए हम सनातन हैं, तो फिर तो सारी दुनिया में हर कोई सनातन है। अभी मैंने कल ही पोस्ट किया है, अभी तो सारे वर्ल्ड के टॉप 50 साइंटिस्ट ने एक मेमोरेंडम दिया न्यूयॉर्क सोसाइटी में, कि अब तो उनने फिगर आउट किया है कि फिश और इंसेक्ट्स और कई जो जानवर हैं उनके अंदर भी सोल और कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। कल ही मैंने डाला है साइंस मैगजीन की रिपोर्ट। तो ये जो है, अब क्या है, ये सनातनी, ये लड़के, इनको कुछ पता नहीं है, कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्विटर में लिख देंगे सनातनी, सब जगह लिख देंगे सनातनी। क्या मतलब है? ये लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए पॉलिटिकल कैंपेन खत्म होगी, सनातनी भी हट जाएगा। Right. हम हिंदू हैं या नहीं हैं ये डिसाइड कर लो। अगर हम हिंदू नहीं हैं तो हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सनातन धर्म प्रिंसिपल है, रिलीजन नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ हम ही को हक है क्या राइचियसनेस का? करेक्ट। काम धर्म का बड़ा सिंपल करो तो डूइंग द राइट थिंग।
तो राइट थिंग करने का हक क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इसको मानते हैं? तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कहते हैं हम शैव हैं और हम ये सब नहीं मानते, हम अलग है, कोई कहता है हम वैष्णव हैं, तो क्या फिर रामकृष्ण मठ वाले क्या करें? वो हिंदू नहीं है? तो कई बार क्या होता है ना, सोसाइटी उत्तेजना में बिना पढ़े लिखे किसी भी चीज पे बिलीव करने लगती है, वही माइथोलॉजी है। वही माथोलॉजी। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे तो गप्पे मारते हैं। अभी मैंने डाला भी था, वो कहते हैं साहब इतनी बारिश हुई तालाब में, ये हो गया, तो तालाब के लिए ढक्कन बनवा दिया नवाब साहब ने। कोई कहता है कि अरे मियाँ इतनी बारिश हुई थी, बारिश नहीं, सूखा पड़ गया था, हम डंडा लाए, हम इतना बड़ा डंडा था, बादलों को हिला दिया और गिरने लगा। भोपाली ऐसे बात करते हैं, बिलीव करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है बिलीव नहीं करते हैं, बिलीव करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री जितनी बताई जाए उतना अच्छा है। मेरी अगली फिल्म दिल्ली फाइल्स पार्टीशन पे है, बट मैं उन सब में नहीं घुस रहा हूँ जो लोग कि अच्छा भाई कोई सेंट था और कोई फुल विलन था। नहीं, दो लोग की नहीं बनी, दो के आर्ग्यूमेंट्स नहीं बैठे, वो अलग हो गए। तो आई एम गोइंग इनटू अ वेरी हिस्टोरिकल फैक्चुअल रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स। तो वही हम महाभारत के साथ कर रहे हैं। राइट सर, टू माय अंडरस्टैंडिंग एक सनातनी वो होता है जो वेदों में बिलीव करता है। तो अगर एक शैव भी है या वैष्णव ऐसा है, कहाँ लिखा है? आपने कहाँ पढ़ा ये? सर दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स टोल्ड। विच एक्सपर्ट? नेम वन। भाई वेद, फिजिक्स पढ़ने वाला फिजिसिस्ट होता है, बायोलॉजी पढ़ने वाला बायोलॉजिस्ट होता है, तो वेद पढ़ने वाला वैदिक हुआ। तो वेद कोई भी पढ़ लेगा तो क्या वो सनातनी हो गया? वेदों में बिलीव करने वाला सनातनी हो सकता है? वेद के किस पार्ट में बिलीव करने वाला? वेद के कर्मकांड में बिलीव करने वाला कि उपनिषद में बिलीव करने वाला? आई थिंक जो वेद का एक फिलॉसफी है, क्या फिलॉसफी? पूरा जो टेक्स्ट है, क्या फिलॉसफी है वेद की? दैट्स अ वेरी हार्ड। भाई यही तो मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। सब वेद वेद बोलते हैं पर कोई बताता नहीं वेद क्या है। सर क्योंकि पढ़ा नहीं है लोगों ने। तो फिर क्यों बोलते हैं उसके बारे में जो पढ़ा नहीं है? क्या मैं कार्डियोलॉजी के बारे में बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना। मैं हालांकि एमए हूँ इकोनॉमिक्स में, फिर भी इकोनॉमिक्स में कभी नहीं बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत उसके लेयर्स हैं। आप सिनेमा के बारे में बोल सकते हैं क्या? no. लेकिन अब सोशल मीडिया कोई किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकता है, लोग बोलते हैं। इसलिए मैं उन्हीं सब्जेक्ट से बोलता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं कोई वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं कुछ तो जानता हूँ उस बारे में। करेक्ट। मैं वेद के कर्म कांड वाले पार्ट को नहीं मानता हूँ, मैं उपनिषद के पार्ट को मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म की फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म के सुपरस्टिशन को नहीं मानता हूँ। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड। राइट। लेकिन हम कौन सा सिविलाइजेशन है? सनातनी सिविलाइजेशन तो हम डेफिनेटली नहीं है। आपके बोलने से क्या होता है? आप कुछ भी बोलिए। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बोल दूँ कि मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूँ, तो उसका कोई अर्थ है? कई लोग बोलते हैं मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, उसका क्या अर्थ है? राइट। करेक्ट। तो मैं ये बातें किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई तो इस दुनिया में बचे जो कि कम से कम करेक्ट बात करे। और इसमें हमारा ही नुकसान है। देखिए ये वर्ड जो है सनातनी वगैरह, ये ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, है ना। हम सनातनी भी हो सकते हैं। सनातनी, पहली बात तो शब्द ही भाषा के हिसाब से गलत है, ये शब्द ही गलत है। सनातन का क्या अर्थ होता है? भाई शब्दों के अर्थ होते हैं ना, नहीं होते हैं। बिल्कुल। सुबह का मतलब शाम तो नहीं होता ना। तो सनातन का अर्थ क्या है? समथिंग विच इज इटर्नल। राइट। तो सनातन अपने आप में ही जब इटर्नल है तो सनातनी कैसे हो सकता है? सनातनी एडजेक्टिव का एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? मेक सेंस। या बट सर ये बीच में आपने एक लाइन कही कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सनातनी सिविलाइजेशन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है अगर उसका पहले से नाम होता। अब आप वोकैबुलरी अगर चेंज करने की प्रोसेस है, अगर आप कह रहे हैं हम विश्व में क्रांति लाना चाहते हैं और हम अब वोकैबुलरी को चेंज करेंगे, पर क्यों? मुझे अपनी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लोगों का है जो कि उससे अलग हटके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मुझे ये हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। पूरा वर्ल्ड हमें हिंदुइज्म बोलता है। सारी किताबें, लाखों करोड़ों किताबें जो लिखी गई हैं हिंदुइज्म के नाम से लिखी गई हैं। सारे जो ट्रस्ट चलते हैं वो हिंदू ट्रस्ट चलते हैं। तो बताइए आज़ादी के वक्त में हिंदू महासभा क्यों थी, सनातनी महासभा क्यों नहीं थी? फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि विवेक जी एक बायस्ड फिल्म मेकर है एक रिलीजन की तरफ? कौन से रिलीजन पे मैंने फिल्म बनाई आज तक? कश्मीरी पंडित्स। कश्मीरी पंडित। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस पर्सनली। नहीं बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए, क्यों नहीं। मैं देखो मैं अगर मैं इतना हिंदुइज्म पे बोलता हूँ और खुद में अगर बोल सकता हूँ कि भाई आई डोंट अग्री विद दिस डेफिनेशन ऑफ सनातनी एंड ऑल दैट। आपको भी नहीं पता सनातनी क्या होता है, आप भी अपने को सनातनी बोलते हैं। जो बोलते हैं उन्हीं को नहीं पता क्यों बोलते हैं।
उन्हीं को नहीं पता क्यों बोलते हैं। जो लोग अपने को राइट विंगर बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता क्यों राइट विंगर है। लेफ्ट विंगर को, ये लेफ्टिस्ट को यही नहीं पता वो लेफ्टिस्ट क्यों है। तो जब आपको खुद ही नहीं, आप खोए हुए हैं अगर शहर के अंदर, तो आप मुझे रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? आप मुझे कैसे बताएंगे कहाँ जाना है? अगर आप ही को फूड पॉइजनिंग हुई है समोसे और पकोड़े खा खा के, तो आप मुझे हेल्थ के बारे में कैसे ज्ञान दे सकते हैं? बस इतना कह रहा हूँ। इसीलिए मैं महाभारत बना रहा हूँ कि महाभारत को लेके इतनी भ्रांतियाँ हैं और आगे आने वाली जनरेशन को प्राइड, मैं चाहता हूँ भारत के युवा को प्राइड हो अपनी हेरिटेज पे। पर माइथोलॉजी बनाओगे तो कैसे होगा? बिल्कुल। क्या किसी अमेरिकन को इस बात पे गर्व हो सकता है कि सुपरमैन है उनके यहाँ? गर्व उनको होगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे किया, उन्होंने ब्लैक्स के राइट्स के लिए कैसे लड़ाई लड़ी। गर्व होगा कैसे मून के ऊपर गए। गर्व होगा कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, इंटरनेट में कैसे नंबर 1 है। ट्रू है ना? तो मैं चाहता हूँ भारत के लोगों को इस बात का गर्व हो कि हम कितना रिच हमारा कल्चर और हेरिटेज है। महाभारत इज एन एक्सेप्शनल स्टोरी जो घटी है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को समझ में आए कि धर्म की लड़ाई क्या है, तो लोगों को धर्म का अर्थ तो समझ में आए। सर, धर्म का असली अर्थ तो लोगों को तब समझ में आएगा ना जब शायद वो असली महाभारत पढ़ेंगे। बट लोग तो प्रेफर नहीं करते आज जो रियल महाभारत है वो पढ़ने के लिए, घर पे रखने के लिए लोग तो उसके बारे में फिर ट्वीट करना, उसके बारे में इंस्टाग्राम में बोलना, उसके बारे में पॉडकास्ट करना क्यों करते हैं? श्योर, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ, जरूर। देखो, आपको ग्रेविटी के बारे में समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स का पीएचडी करें। आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। आपको अगर ये समझ में आ गया कि मैं जब मुस्कुराता हूं किसी को देख के तो सामने वाला भी मुस्कुराता है। करेक्ट? मैं अभी आपसे, आप आए तब से प्यार मोहब्बत से, अच्छा ना, इज्जत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं। हम दोनों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अभी तुमसे एक सीनियर फिल्म मेकर की तरह बिहेव करने लगूँ, ये लड़का आया पॉडकास्ट, ये कौन है, जो जनरली करते हैं लोग, तो हमारी रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जितनी मैं खुद को देता हूँ। राइट। कि भाई तुम अपना जॉब अच्छा करते हो, मैं अपना करता हूँ। यही धर्म है इस वक्त, राइट नाउ जो हम दोनों बैठे हैं, यही धर्म है। दूसरा धर्म अलग लेवल पे अलग अलग है। धर्म कोई एक स्टैटिक चीज नहीं, इट्स अ वेरी डायनेमिक थिंग। और महाभारत की यही ब्यूटी है, आपको अलग अलग लेवल पे धर्म समझाता है। वही एक्शन एक वक्त पे धर्म है और वही आप कदम बाहर रखते हो अधर्म हो जाता है। अब आप मुझसे कोई एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका अगर झूठा जवाब देता हूं तो मैं अधर्म कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं वो बोल रहा हूं जो मेरा असली स्वरूप है, बिना ओढ़े हुए व्यक्तित्व के जवाब दे रहा हूं, तो वो धर्म हो गया। करेक्ट? इतना सिंपल है। राइट? लोग क्या है, लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं फॉर ट्रैक्शन बेसिकली। अभी फैशन चेंज कर दीजिए आप, चलिए आप एथिज्म को फैशनेबल बना दीजिए, हर आदमी अपना लिख देगा ऊपर एथिस्ट। राइट। भाई आज से 5 साल पहले ये कैट लवर, कैट मॉम्स और डॉग मॉम्स कहाँ थे? सब डॉग फादर्स। फैशन बन गया ना लिखने का, तो वो बन गया। राइट। ये शी और हर पहले नहीं था, अभी बन गया, फैशन बन गया है। तो वो इट्स फैडिश। ह्यूमंस लाइक टू क्लिंग ऑन टू समथिंग। उनको लगता है कोई चीज पकड़ने से आइडेंटिटी मिल जाएगी। राइट। आपकी आइडेंटिटी क्या है एग्जैक्टली? हाउ डू यू डिफाइन योर आइडेंटिटी? आई जस्ट डिफाइन माई सेल्फ एज समबडी हु हैज अ पोटेंशियल टू बी गॉड। आपको पता है ये जैनिज्म की एक बहुत कोर फिलॉसफी है। क्या? टू कंसिडर योर सेल्फ एज गॉड, नॉट एग्जैक्टली इन तो हिंदू फिलॉसफी है, तो तत्वमसी। जैनिज्म हिंदुइज्म का एक सब रिलीजन हम कह सकते हैं, ऑफ शूट है। तो वो मैं अभी क्योंकि जैन मॉन्क से बात कर रहा था कुछ दिन पहले इस पॉडकास्ट पे, एंड ही टोल्ड मी दिस कि जैनिज्म में भगवान जैसे हमारे यहाँ पे शिव जी है, विष्णु जी है, वैसे भगवान नहीं है। देयर इज वन एटर्नल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, एंड आप उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हो और आप खुद भगवान बन सकते हो। हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वो कॉन्शियसनेस तक पहुँचना मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जगह है वहाँ आपको चल के जाना है। वो कॉन्शियसनेस आप ही हैं। तुम ही हो, तुम्हें बस रियलाइज करना है। ट्रू। जैसे हम कभी रियलाइज तब तक नहीं करते कि हमारे अंदर लिवर है या हमारे अंदर गॉल ब्लैडर है या हमारे अंदर किडनी, जब तक वहाँ दर्द नहीं होता। करेक्ट? जैसे ही दर्द होता है हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है गॉल ब्लैडर। डॉक्टर साहब गॉल ब्लैडर क्या होता है? राइट? करें यहाँ होता है, अच्छा ये क्या करता है? सडनली यू बिकम अवेयर ऑफ दैट। ट्रू। एंड यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो कोई भी चीज़ हम जब अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, वही कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस और कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैं आई डिफाइन माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमको 2 गिफ्ट्स दिए हैं। एक, वी कैन ब्रीथ, हम सांस ले सकते हैं, तभी तो हम हैं। और दूसरा, वी कैन क्रिएट,
जो हम ही कर सकते हैं, जो जानवर नहीं कर सकते, पत्थर नहीं कर सकते। कण कण में भगवान ठीक है, लेकिन पत्थर कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारी सबसे बड़ी फ्री की गिफ्ट है। एजुकेशन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो मैं उसी पे काम करता हूँ, क्रिएटिविटी में। सो आई थिंक आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ। बट फिर ये क्यों कहा जाता है कि आप बायस्ड है? व्हाट इज, मतलब मैं दूसरों का पर्सपेक्टिव यहाँ जानना चाहता हूँ। जब आप कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म बनाते हैं, वहाँ पे द मेजर आर्ग्यूमेंट वाज कि आपने विलेनिफाई कर दिया जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे उन्हें, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कहाँ कर दिया, कैसे कर दिया? It is फिल्म में based तो on कहीं नहीं है। facts. नहीं, फैक्ट्स नहीं। फिल्म में तो हमने कभी ना पाकिस्तान वर्ड यूज किया है, ना मुस्लिम वर्ड यूज किया, ना इस्लाम वर्ड यूज किया है। बट द पोर्ट्रेयल जो मुस्लिम्स, हम तो विलन दिखाए हैं, हमने तो टेररिस्ट दिखाए हैं। तो मतलब 9/11 पे अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आप क्या सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट बना रहे हैं? और मेरी फिल्म तो प्रोड्यूस भी एक मुस्लिम ने की है, मेरी फिल्म में सारे क्रू भी मुस्लिम हैं। Right. जो लड़का कृष्णा का रोल कर रहा है, जो उसमें जो कृष्णा का बाप बना है, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, करण, वो मुस्लिम है। जो छोटा बच्चा बना है कृष्णा, वो मुस्लिम है। तो मेरे में तो इतने मुस्लिम लोगों ने काम किया है मेरी फिल्म के अंदर। तो कैसे कर रहे हैं, मैं समझ, यानी ये आपको ऐसा लगा क्या देख के कि मुस्लिमों के अगेंस्ट फिल्म बनी है? नो, क्योंकि आई रिमेंबर दिस एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दिस कि मैं वन ऑफ द फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर था जिसने जब फिल्म आई थी एंड उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आई हैड पोर्ट्रेट द फैक्ट्स कि ये देखो ये फैक्ट्स है और फिल्म में ये बताया, अब यू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं थी, बिकॉज आई हैड डन माई रिसर्च, आई हैड फाउंड द केसेस जो आपने फिल्म में पोर्ट्रे किए। बट समटाइम्स फैक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू फर्दर अ प्रोपोगंडा फॉर एनी आइडियोलॉजी। क्या कश्मीर फाइल्स के पीछे ऐसा कोई रीज़न था? आई एम एक्सपेक्टिंग एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू, क्योंकि आप एक ऐसा इंसान हो जो हर चीज़ ऑनेस्टली मुझसे बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल, मैं उसमें कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो अगर गंगोत्री इम्प्योर है तो गंगा भी इम्प्योर है। गंगोत्री शुद्ध है तो गंगा भी शुद्ध है। करेक्ट? जो सोर्स है आपका जो। तो इस फिल्म का सोर्स क्या था? इस फिल्म का सोर्स ये था कि कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी थी, उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप इस पर बनाइए। मैंने कहा नहीं, सब झूठ बोलते हो तुम लोग, मेरे को नहीं विश्वास है ऐसा हुआ होगा। तो उनने कहा जितने सर्वाइवर्स हैं उनका इंटरव्यू करी। तो हमने सब सारे सर्वाइवर्स का जगह जगह जाके, विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ZEE5 अनस्क्रिप्टेड नाउ, वो भी 25%, क्योंकि 7-8 एपिसोड से ज़्यादा कर नहीं सकते ना। हमने तो कम से कम 30-40 एपिसोड बनाए थे। तो हमने सबके इंटरव्यू अब पढ़े हैं, कोई भी चेक कर सकता। हमने उनसे प्रॉमिस किया था हम ये कहानी आपकी ईमानदारी से वैसी की वैसी दुनिया को बताएंगे। तो सोर्स क्या है कि भाई समझिए 4-5 लाख, अपन नंबर में नहीं फंसते। हर आदमी आजकल क्या है, कितने लोग मरे तो कहते नहीं 100 नहीं मरे साहब, 90 मरे, क्या फ़र्क पड़ता है? एक आदमी भी मरा कम है क्या? बड़ी चीज़ है। अभी बहस चल रही थी संदेश खाली में, नहीं, वो तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, 50 लोगों का रेप नहीं हुआ, सिर्फ 25 लड़कियों का रेप हुआ। अरे कैसी बात कर रहे हैं हम लोग, कितने जाहिल लोग हैं हम लोग। कुछ लाख फैमिलीज गई, वहाँ नहीं है आज एक भी कश्मीरी पंडित फैमिली वहाँ नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख में से 1 लाख रह रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। पलायन नहीं हुआ कि कुछ लोग पलायन कर, उत्तराखंड से कई लोग पलायन कर गए, या जैसे बिहार से मजदूरी के लिए कई लोग पलायन कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप वहाँ रह रहे हैं, बच्चे चले गए। पूरी की पूरी फैमिलीज घर छोड़ के गायब हो गई वहाँ से, आज तो नहीं रह रही हैं आज भी। तो क्या वो प्रोपेगेंडा है? नहीं। अगर वो फैक्ट प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिल्म कैसे प्रोपेगेंडा है? फिल्म तो कहीं नहीं बोलती है कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान खराब है। ट्रू। सो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द प्रोपेगेंडा, इट इज अबाउट कि एक आइडियोलॉजी को फर्दर करने के लिए। कौन सी आइडियोलॉजी को फर्दर किया गया? जो राइट विंग बीजेपी आइडियोलॉजी जैसे कहते हैं, राइट विंग छोड़ देते, ठीक है, बीजेपी आइडियोलॉजी जो हम कहते हैं उसे फर्दर करना। टेररिज्म के विक्टिम्स कैसे राइट विंग हो गए? ट्रू। टेररिज्म के अगेंस्ट होंगे तभी तो टेररिज्म के अगेंस्ट जो वो लिबरल हुआ कि वो राइट विंग हुआ। ये राइट विंग लेफ्ट विंग में मत पढ़ो, इंडिया में तुम भी डम डाउन हो जाओगे। इतने बेवकूफ़ हैं यहाँ हमारे, किसी को पता भी नहीं राइट विंग क्या है लेफ्ट विंग क्या है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बीजेपी आइडियोलॉजी, बीजेपी का 80-90 से क्या लेना देना है? बीजेपी तो थी नहीं। बट इजंट इट जो भी चीज कांग्रेस के अगेंस्ट होती है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ये चीज हुई। कांग्रेस के अगेंस्ट कहा मैंने? उसमें कांग्रेस को कहा विलन बताया? उसमें तो मैंने फारूक अब्दुल्ला को दिखाया। कांग्रेस कैसे हो गई वो? सर उसमें तो आपने जेएनयू की भी उस तरह से बात नहीं की, बट आई रिमेंबर कॉन्वर्सेशंस हाँ, जो क्योंकि थिएटर्स वो में तो हो रहे ट्रूथ थे। है, वो तो ट्रूथ है, वो तो कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। वो तो वहाँ की जो प्रोफेसर है उन्हीं की स्पीच पल्लवी ने वर्ड बाय वर्ड बोली है। मैं नाम नहीं लेता आपके शो में, आजकल लोग मेरे ऊपर केस कर देते हैं नाम लो तो, पर वो तो वहाँ की प्रोफेसर है। आप अभी यूट्यूब राइट नाउ एट दिस मोमेंट यू कैन ओपन,
और आप दोनों स्पीचेस को कंपेयर कर लीजिए, हमने डाली हुई है, रील वर्सेस रियल, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड है। जो बिट्टा का इंटरव्यू है वर्ड बाय वर्ड है, उसमें कोई, बल्कि बैठा भी वैसे ही है, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। यासीन मलिक ने जो कुछ बोला है प्रेशर कुकर की, आखिर में नहीं बोलता है कि आपके आका तो डराते हैं और नेहरू जी मोहब्बत फैलाते थे और गांधी जी ने प्रेशर कुकर चलाया था, आज के गांधी हम है। ये तो उसने इंटरव्यू दिया आज तक को, हमने तो इंटरव्यू ही उसका कॉपी करके डाला, हमने तो अपने मन से नहीं बोला कुछ। एक डायलॉग उस फिल्म में मेरा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कुछ एक डायलॉग्स हैं, पर अदरवाइज तो जो लोगों ने बोला हमने वही दिखा दिया। तो प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? क्या सत्य दिखाना प्रोपेगेंडा है? अब ऐसे तो कल को बम्बई में कब हुए थे अटैक्स? अपने 2011 में नहीं, 2000 ये बॉम्बे में कसाब वाले 2007-8 था ना, 2008 में हुए थे ना। तो 2008 के ऊपर जितनी फिल्में बनेंगी आज से 20, 25, 30 साल बाद, तो वो तो दिखाएंगी कि कसाब ने किया ये सब। तो क्या फिर वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बोलेंगे उसको हम? अगर मैं दिल्ली में सिख राइट्स दिखाऊंगा तो उसमें तो कांग्रेस इन्वॉल्व थी, तो फिर उसमें प्रोपेगेंडा है, तो उसमें कोई फिल्म बनाएगा ही नहीं। तो ठीक है, फिर तो अगर मेरी फिल्म में मैंने ये दिखा दिया कि जिन्ना जो है वो बोला कि मैं सेकुलर हूँ, छोड़ के चला गया, तो क्या मैं जिन्ना का प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ? भाई ये कैसी बातें हैं? प्रोपेगेंडा ठीक है, ये तो एक डिफेंस में बात हो गई। अब मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं। विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है। जो मां बोलती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, क्या वो सच बोल रही है? नहीं। जो आदमी बंबई और दिल्ली वाले आपस में लड़ते हैं कि बंबई अच्छा है कि दिल्ली, क्या वो सच बोल रहे हैं? नहीं। करेक्ट? क्या इंडिया वाकई में विश्वगुरु बन गया है? क्या बन सकता है? क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन आज के हालात देख के तुम्हें विश्वास है इस बात का? नहीं ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वरना इंसान जिंदा कैसे रहेगा? अगर तुम्हें ये लगने लगे कि मैं जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, शी 72.8% वाटर, राइट, फैक्ट है ना, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन वो बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सुंदर है, बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल है, ये तो प्रोपेगेंडा है ना। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है? जो फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है उसे आप और आगे कर रहे हो। फैक्ट नहीं है जिसमें एक ही साइड दिखा रहे हो और दूसरी साइड नहीं दिखा रहे, तो ये तो फिर प्रोपेगेंडा क्या चीज है? जो प्रोपेगेंडा नहीं है इस दुनिया में, क्या है जो प्रोपेगेंडा नहीं है? तुम मुझे बताओ। आप बायस्ड है, मानते हो आप बायस्ड है? इंसान का नेचर है। अब कल को तुम पूछो आपके अंदर खून है, मैं कैसे जवाब दूं इस सवाल का? कैसे नहीं होऊंगा बायस्ड? आप मुझे बताइए। मैं पहली बात तो मैं इंसान हूं, ठीक है? मेरे नीचे कोई चींटी या कॉकरोच आ जाता है, मर जाता है, तो मैं बायस्ड ही हो गया ना वहीं पे 1 सेकंड के अंदर। राइट। कबूतर आके बैठता है, मैं उसे भगाता हूं, तो मैं बायस्ड ही हुआ ना। प्रेजुडिस से ही भगा रहा हूं ना उसको, उसका हक नहीं है इस धरती के ऊपर क्या? करेक्ट? तो कैसे मैं बोलूं बायस्ड नहीं? हाँ, ईगो लेके अपना, तुम ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी जो लेबल करना है बोल दो। मैं एथीस्ट हूँ, मैं थीस्ट हूँ। इन लेबल्स में क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को छोटे छोटे? मैं इंसान हूं, तत्वमसि, दाउ आर्ट दैट। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो तुम ही ईश्वर हो। एक्चुअली ईश्वर क्या है क्या ईश्वर? तो वही तुम एनर्जी के पार्ट हो। कल को एक करंट जो निकल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या एसी का करंट बोलता है मैं अलग हूँ और पंखे का बोलता है मैं अलग हूँ? तुम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस वर्ल्ड में, तो उसके सब पार्ट हैं। ऐसी एक कॉन्शियसनेस है यूनिवर्सल, हम सब उसके पार्ट हैं। तो अगर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही भगवान है, तो मैं भी तो भगवान हुआ ना। आप ओशो को फॉलो करते हैं? मैं फॉलो दुनिया में किसी को नहीं करता, किसी को भी नहीं करता हूँ मैं। पर हाँ, मैं ओशो को भी सुनता हूँ, पर उतना ही मैं दुनिया के हर फिलोसोफर को सुनता हूँ। मैं मुल्ला नसरुद्दीन भी उतना ही पढ़ता हूँ, जैन भी उतना ही पढ़ता हूँ। और मैं सिर्फ फिलोसफी पढ़ता हूँ और साइंस पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ मैं। जी, बट डू यू थिंक कि इस्लाम में दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि क्योंकि आप एक मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि उनके रिलीजन में ये प्रॉब्लम है टेररिज्म का, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो आपने एक बड़ा ईविल और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है वेर इन यू कैन नॉट इवन एड्रेस दैट फैक्ट, एंड उसकी वजह से फिर ये जो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ये शुरू हो जाती है। इसीलिए तो देखो इतने सालों से फिल्म नहीं बनी इस सब्जेक्ट पे, इसी डर से नहीं बनी कि मुस्लिम्स क्या बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं किसी को तो करना था। इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मी। ऐसा नहीं कि मैं अवेयर नहीं था, मैं कि अनजान तो नहीं था, मैं बोलूँ मैं इनोसेंट था, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। आई वॉज फुल्ली अवेयर। मुझे पता था ये फिल्म क्या करेगी, क्या रिजल्ट होगा इसका। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि एक भी मुस्लिम जो है 1990 के बाद कश्मीर से बाहर जाके नहीं
छोड़ के नहीं गया। 10 लोग भी अगर छोड़ के चले गए होते तो कम से कम मैं ये तो कह सकता था भाई टेररिज्म में देखिए दे वर नेवर पार्ट ऑफ दिस। बीइंग अ म्यूट स्पेक्टेटर इज ऑल्सो एज गुड एज पार्टिसिपेटिंग। ट्रू, करेक्ट। तो हो सकता है उस वक्त की हालात वैसे रहे हों, कुछ रहे हों, इसीलिए तुम देखो मैं आजकल बहुत ज़्यादा, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, कई चीज़ हम गलत करते हैं, मैंने भी जोश से कुछ ऐसा बोला होगा, कोई हर्ट हो गया होगा, इसलिए अगर आप इफ़ यू फॉलो देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन माय होल थिंकिंग, मैं खुद अंदर से बदल सा रहा हूँ। और स्पेशली मैं डेली फाइल्स का रिसर्च करके हिल गया हूँ अंदर से, और मुझे बहुत कष्ट इस बात का है कि जिन कारणों से पार्टीशन हुआ उससे और ज़्यादा तीव्र, उससे और ज़्यादा इंटेंस लेवल पे वही प्रॉब्लम आज भी बना हुआ है। और जो हम 2 नेशन बोलते थे कि 2 नेशन थ्योरी के कारण हुआ, आज इंडिया में 3-4 नेशन खड़े हुए हैं। ट्रू, करेक्ट। और इस बार वो टाइम लगता है इन चीज़ों को, उसको भी लगा था 150 साल पनपने में, ठीक है, ये भी पनप रहा है, उस दिशा में जा रहा है। एंड वी आर, इसलिए मैंने कहा यहाँ से हम या तो एकदम बहुत अलग लेवल पे इवॉल्व हो जाएंगे, जैसे जर्मनी हो गया था 1945 के बाद, इट बिकेम लाइक द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर ह्यूमैनिटी, या तो हम उस लेवल पे जा सकते हैं या हमारा बहुत पतन हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह से। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, राइट। तो ये मैं डेली फाइल्स के रिसर्च के बाद मुझे समझ में आया है। सर थोड़ा इस पे एक्सपैंड करते हैं, इसकी बात करते हैं। आपने 2 चीज़ कही कि एक तो रिसर्च करके आप थोड़ा हिल गए अंदर से, तो आई वांट टू नो व्हाट वाज दिस रिसर्च जिसने आपको हिला दिया इस लेवल पे। सेकंड थिंग जो आपने कहा कि भारत में 2-3 देश पनप रहे हैं, इसको भी थोड़ा एक्सपैंड करिए कि लोगों को समझ में आए व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जब पार्टीशन की बात हुई, लोग जानते नहीं, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जब 1920 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपोज हिम? I think so. It was Jinnah. Yeah, he was the first person, and he said कि Gandhi has mixed politics, religion into politics. Yeah, I think so. It was Jinnah and Baba Saheb Ambedkar जिन्होंने बहुत नहीं अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर अम्बेडकर तो नहीं थे? बिलीव्ड इन 2 नेशन थ्योरी। Okay. अम्बेडकर बट खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ कि he had made some statements if I'm not wrong. जी देखिए 2 फर्क है इसमें। अम्बेडकर वगैरह वर इन बैकग्राउंड, दे वर नॉट द फोरफ्रंट प्लेयर्स। Okay. ऑफ कोर्स ही रोट, और उनने भी लिखा था, क्या नाम है, एनी बेसेंट वगैरह इन सब, पर वो मोपला के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था इन लोगों ने, है ना, फॉर मोपला कॉन्टेक्स्ट। और थोड़ा गांधी के अगेंस्ट भी थे अम्बेडकर वगैरह, पर जिन्ना तो कांग्रेस का पार्ट था, वो तो नागपुर अधिवेशन में था। True. And he left saying कि I am a secular, and he actually said that I am leaving Congress because I don't, Gandhi's way is the wrong way, my way is the right way because my way is the constitutional way. He believed in constitution. तो इंडिया ही छोड़ के चला गया, कांग्रेस तो छोड़िए, उसने इंडिया ही छोड़ दिया 1930 में, और वो चला गया 21 में, सॉरी, फिर वो 30 में वापस आ गया, 30 या 31 में आई थिंक। तो पार्टीशन का पूरा मुद्दा क्या था? देयर इज वन मैन गांधी, ओके, जो ये कह रहा है कि नहीं हम डिवाइड नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है जो कह रही है कि हम दोनों एक हैं ही नहीं, और हम, आप जो हैं, यू हैव 3 डाइसेस, वी हैव ओनली 1 डाइस, तो हम कैसे रहेंगे, हमारे राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे? एक लेवल पे उनके आर्ग्यूमेंट्स भी करेक्ट हैं, ओके, और वहाँ तक आर्ग्यूमेंट करेक्ट है कि हाँ भाई हमें अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अगर एक गवर्नमेंट बन रही है उसमें कोई मुस्लिम्स को राइट ही नहीं है, तो हमारे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो ये तो फिर हिंदू स्वराज हो गया, हिंदू फ्रीडम हो गई। और कांग्रेस एट दैट टाइम वाज नोन एज अ हिंदू कांग्रेस, इट वाज इन इंडिया नेशनल कांग्रेस नहीं थी, इट वाज हिंदू कांग्रेस। तो हिंदू कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन 2 के बीच की लड़ाई थी। देन अम्बेडकर जब गांधी गए जिन्ना से बात करने 14 दिन, यहाँ बॉम्बे में ही 14 दिन रहे, तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या दिया जिन्ना ने? जिन्ना ने जो बोला गांधी को कि वाई वी कांट लिव टुगेदर, तो उसने थॉट्स ऑन पाकिस्तान अम्बेडकर की ही बुक दिखाई। उसने कहा मुझसे पहले तो अम्बेडकर ही कह रहे हैं कि हम 2 अलग नेशंस हैं। तो जब अम्बेडकर कह रहे हैं हम 2 अलग नेशंस हैं, पटेल कह रहे हैं हम 2 अलग नेशंस हैं, आप ही के कांग्रेस के ही सारे लोग कह रहे हैं हम 2 अलग नेशन हैं, तो वाई ओल्ड मैन, वाई आर यू आफ्टर दिस? ये नहीं होगा। गांधी रिस्पेक्टेड गांधी, जिन्ना रिस्पेक्टेड ओनली गांधी। But wasn't like Gandhi his opponent as well? Jinnah's opponent in the Congress? क्योंकि जब गांधी तो कांग्रेस में थे ही नहीं। बट वेन ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उस टाइम पे जिन्ना वॉज अ राइजिंग नेम इन द कांग्रेस, और गांधी ने इन सम मैनर्स वो नाम हटा के खुद का नाम लेके आ गए। नहीं तो गांधी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब व्हाट्सएप में चलती है सब बात, रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। गांधी गांधी तिलक के साथ काम कर रहे थे, और मुस्लिम लीग तब भी एग्जिस्ट करती थी, और जिन्ना दोनों का मेंबर था। ओके,
ऐसा नहीं है। पर जिन्ना चूंकि अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था उसने, और ब्रिटिश लोग जो थे हमेशा से सेक्युलर बोलते थे अपने आप को, तो जिन्ना ऑल्सो बिलीव्ड लाइक नेहरू दैट ही वाज अ सेक्युलर। जिन्ना सूट पहनता था, गांधी के सामने सिगरेट पीता था, ही वॉज मैरिड टू अ पारसी वुमन, ओके, एंड ही ऐसा कुछ नहीं था, अपने को इंडियन बोलता था, उसे कोई वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो तब पाकिस्तान का आइडिया था, ही वॉज सेक्युलर। सारा झगड़ा हो गया, उसने गांधी को मिस्टर गांधी बोलना शुरू किया, ओके, ही वॉज एन एम्बिशियस पॉलिटिशियन, इसमें भी कोई शक नहीं है। और उसने मौलाना मोहम्मद अली को मोहम्मद अली बोला, तो नागपुर अधिवेशन में मारा पीटी तक की नौबत आ गई थी। मोहम्मद अली वेंट टू हिट हिम। नागपुर अधिवेशन जो शायद नवंबर या दिसंबर में हुआ था 1920 में या 21 में, एग्जैक्ट मैं डेट्स के मामले में थोड़ा पुअर हूँ, तो पर हाँ उसी के आसपास की बात है, 20 की है शायद। तो मारा पीटी, मोहम्मद अली वेंट टू हिट हिम, ओके, मैं दिखा रहा हूँ फिल्म में ये सब, तो मारा पीटी होने जा रही थी उनकी। तो ही अपोज्ड गांधी, उसने कहा खिलाफत को क्यों दे रहे हो, वो चाहता नहीं था कि ये इस्लामिक चीज़ें चलें, ही वांटेड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है उसका एम्बिशन रहा हो कि भाई अगर मैं लड़ूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दैट्स अनदर थिंग। पर गांधी और उसकी जो मनमुटाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, वो नागपुर अधिवेशन के ही बाद हुआ। उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया कांग्रेस और वो चला गया इंडिया छोड़ के, फिर वहाँ प्रैक्टिस करने चला गया। तो ये जो टू नेशन की जो थ्योरी थी, ये पूरा जिन्ना के सर पे मर देना गलत है। इसमें हर कोई इन्वॉल्व था एक्सेप्ट फॉर गांधी, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व। गांधी तो टिल हिज लास्ट ब्रेथ नेवर अग्रीड फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम वहां खड़ा हुआ सारा का सारा, जब ये लगभग तय सा हो गया कि अलग होंगे, हो सकते हैं, तो इसने बोला कि मैं बिना कलकत्ता के नहीं करूंगा, कलकत्ता चाहिए मुझे। तो फिर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया। 16 अगस्त को 8वां दिन था रमज़ान का, बैटल ऑफ बद्र हुई थी उस दिन, और वो जो कत्लेआम हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे का, 2-3 दिन के लिए सुरावदरी ने पुलिस को बोल दिया कि आप 2-3 दिन कुछ नहीं करेंगे। फिर जो वो कत्लेआम हुआ, फिर नोआखली हुआ, फिर उसके बाद हिंदुओं ने जो काटा पीटा है बिहार में, लोगों को बहुत मारा हिंदुओं ने, फिर एज अ रिटेलिएट किया उसके बाद। फिर तो इतना खून खराबा हुआ कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में होलोकॉस्ट के बाद इससे ज़्यादा नहीं हुआ, और इतने कम टाइम पीरियड में, तो इज़ द ओनली एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, इतने कम टाइम पीरियड में इतना लहूलुहान कत्लेआम कभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, वो एक्सक्लूसिविटी के कारण हुआ। ओके, सारा गेम यूं कि भाई दो लोग हैं, अब ये साथ नहीं रह सकते, ये एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, और वहां से सारा का सारा शुरू हो गया। अभी आप देखिए हमारे यहाँ किस किस चीज़ के फाउंडेशंस पड़े हुए हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स नॉट विशी वॉशी, दिल को खुश करने की बात नहीं करो। तब भी यही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने विशी वॉशी दिल खुश करने की बात की, तो ये सब हो गया। अगर नहीं करते, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता, शायद मेरा सा ख्याल ऐसा नहीं होता। राइट, ठीक है। जैसे आपके गले में समझिए फुंसी हो जाए, कहीं हो जाए, आप उसको बहुत दिन तक ठीक हो जाएगा, देन यू लर्न टू, जैसे पोल्यूशन के साथ हम कर रहे हैं, वी हैव लर्न टू लिव विद द पोल्यूशन। इट्स नॉट दैट पोल्यूशन नहीं है, पर हम बोलते नहीं है कहीं ऐसा सरकार की बुराई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। सही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, है ना? पर पोल्यूशन तो एक रियलिटी है जिसका सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? बट वी हैव लर्न टू पुट अप विद इट। और हम मर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, बुढ़ों का अस्थमा हो रहा है, बच्चों का अस्थमा हो रहा है, बट नोबडी इज देयर टू डू एनीथिंग। और एक दिन वो इतनी बड़ी बीमारी बन के निकलेगा, देन वी वोंट नो हाउ टू हैंडल इट। यही पार्टीशन ऐसे ही हुआ, लोग उसको टालते रहे। आप जानते हैं 1960 में नेहरू जी से पूछा कि ये पार्टीशन जो हुआ नेहरू जी से, कि व्हाट वाज द ट्रूथ बिहाइंड इट। He said the truth is that all of us got tired of this communal frenzy. I think so. This was in an interview. Interview 1960 में he said that कि we got tired of communal frenzy, and which is true. अगर तो आज आप ये देखिए, कश्मीर आर्टिकल 370 हटे कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए। 5 साल हो गए, 19 में हटा था। 19, ओके, हाँ करेक्ट, 5 साल हो गए। क्या कश्मीरी पंडित वहाँ जाके रह सकते हैं? नहीं। क्या तुम वहाँ जाके रह सकते हो? क्या तुम वहाँ पे एक दुकान खोल सकते हो? क्या वहाँ जाके बैठ के फ्रीली पॉडकास्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। राइट? जो लोगों ने ट्राई किया था उनकी हत्या कर दी गई। करेक्ट? विच मीन्स कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ सॉवरेन इंडिया। ऑन पेपर इट इज, बट सोशो साइकोलॉजिकल फैब्रिक में इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट। भाई हम और तुम एक घर में रह सकते हैं, कई मियाँ बीवी भी रहते हैं, 10-10 साल बात नहीं करते, अलग अलग बेडरूम में सोते हैं, 2 भाई रहते हैं, शक्ल नहीं देखते, एक ही घर में माँ बाप के कारण रहते हैं। टेक्निकली तुम रह सकते हो फिजिकली, लेकिन क्या वो एक फ्री सॉवरेन कंट्री की सिचुएशन है? नहीं। करेक्ट? एक सिचुएशन वहाँ है। दूसरी एक नेशन में आपको बता रहा हूँ जो कि एक हिंदू मुस्लिम
के हिसाब से टू नेशंस एग्जिस्ट, और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब तो आप भी जानते हैं, पोलराइजेशन तो है, ये तो आप जानते ही हैं इस बात को। खालिस्तान, तो जब कैबिनेट मिशन आया था तो आप ये देखिए कि उसमें अंबेडकर ने बोला कि देखिए अगर पाकिस्तान बनेगा तो दलिस्तान की बात भी उठ सकती है। ओके, द ओनली पीपल हु नेवर स्पोक अबाउट सेपरेशन वॉज बलदेव सिंह, जो सिख डेलीगेशन था। उन लोगों ने बोला हम भारत की इंटेग्रिटी में बिलीव करते हैं, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम वी डोंट अग्री टू दिस। लेकिन अगर पाकिस्तान बना तो कल को हो सकता है सिखिस्तान का भी विषय उठ जाए, और इस डर के मारे उन्होंने कहा कि ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग उधर से आवाज़ उठा रहे थे द्रविड़स्थान की, पर थैंक गॉड कुछ अच्छे नेता थे जिस कारण ये सब आवाज़ें दब गई। लेकिन आज आपके यहाँ खालिस्तान एक रियलिटी की तरह बैठा हुआ है। देखिए आप उसको दबा दिया, लेकिन है कि नहीं है? सारे गुरुद्वारों में भिंडरनवाले की फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी है? आप उस सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? आप भिंडरनवाले के अगेंस्ट पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ऐसे कर लो छुप छुपा के, लेकिन आई मीन somebody like me cannot do it. करेक्ट? बिल्कुल। तो आपके यहाँ रियलिटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? बांग्लादेश में अभी मैं 6-7, मैंने इसलिए मैं ट्विटर में ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे इतनी FIR हैं, वैसे ही मैं बंगाल में इतना रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे डर भी लगता है कि जाऊँ तो कुछ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा खामोश रहता हूँ। अब सीक्रेट पता ही चल गया तो अब मैं वहाँ जाता हूँ बांग्लादेश बॉर्डर में, असम में, त्रिपुरा में, इन सब जगहों पे ये रियलिटी है कि बांग्लादेश से, जो कि आज इस्लामिक नेशन है, कितना 4 मिलियन है, कितना आई थिंक 4 मिलियन लोगों को जब 71 में हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ आए थे तो इंदिरा गांधी ने सबको सिटीजनशिप दी थी। उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए। उनके ऑपरेशन सर्चलाइट का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करना विद एजुकेटेड यंग बॉयज़, ताकि वो जाके IAS बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर सिस्टम में घुस जाएँ, जिस पर मैंने मुद्दा है ना ट्रैफिक जैम और अर्बन नक्सल्स लिखी। तो आज वहाँ पे ये हालत है। अभी जो संदेश खाली में हुआ है क्या, ये पूरा डेमोग्राफी चेंज का सीन है। तो वो डेमोग्राफी चेंज होगी तो एक सिटी में मेजॉरिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली नोआखली में यही हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था, सेम डीटो। वो नारे भी वही हैं, टैक्टिक्स भी वही है, स्ट्रैटेजी भी वही है। तो आज अगर बंगाल में सुंदरबन एरिया में मेरी, चूंकि बॉर्डर पे है, मेरी अगर डेमोग्राफी चेंज होती है तो जो पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करती है वो कभी उसके हाथ से वो जाएगा नहीं। और धीरे धीरे इंच बाय इंच, दे कॉल इट इंच बाय इंच, पर्सन बाय पर्सन, वी हैव टू चेंज द डेमोग्राफी। एक वो चल रहा है। खालिस्तान में डेमोग्राफी का इशू नहीं है, वहाँ पे एक फिजिकल असर्शन का इशू है कि हम लड़के मर के किसी तरह से लेंगे। ठीक है, इशू उठ रहा है। तीसरा, हमने कास्ट के लेवल पे, आज जो कंट्री में 50 कास्ट थी उनको होमोजीनिटी क्रिएट करके आज 2 में आपने कन्वर्ट कर दिया, और आपने 2 राष्ट्र खड़े कर दिए देश के अंदर। आज नहीं चीज़ें दिखेंगी आपको, बाद में दिखेंगी। जो ये इलेक्शन में जो पॉलिटिक्स कास्ट को लेके हो रही है इतनी डेंजरस है। आपने OBC और दलितों को जोड़ दिया, जो कि गलत है। दलितों का सबसे अधिक कौन करता है ऑप्रेस? OBC। आप किसी भी गांव में जाके, मैं बहुत छोटे गरीब गांव से आता हूँ, इतना गरीब आप सोच नहीं सकते। आप गांव में जाके किसी दलित से पूछिए कि भाई तुम्हारा विलन कौन है, वो कभी नहीं बोलेगा ब्राह्मण, वो कहेगा OBC। यानी कोई नाम जात का बताएगा, OBC को वो ब्लेम करेगा। करेक्ट? तो आपने वो पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने वोट बैंक के फायदे के लिए आपने 2 इतने स्ट्रांग ग्रुप खड़े कर दिए हैं, एक अपर कास्ट का और आपने एक OBC प्लस दलित का कर दिया है। क्यों नहीं वो अपने राइट्स मांगेंगे? क्यों नहीं वो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? और जब दूसरी जो पार्टी है वो फील करेगी कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, तो आपने एक क्लेश खड़ा कर दिया देश के अंदर। हर प्रदेश में आपने छोटे छोटे प्रदेश खड़े कर दिए, सब रीजनलिज्म बढ़ गया। करेक्ट? आपने साउथ और नॉर्थ के डिवाइड को इतना बड़ा कर दिया। आपने से मेरा मतलब हालातों ने, पॉलिटिशियंस, हमने, तुमने और मैंने थोड़ी किया है, पॉलिटिशियंस ने किया। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में पॉलिटिक्स और सरकार इतनी ज़्यादा घुस गई है हर चीज़ के अंदर कि आज की तारीख में ऐसा कोई विषय, कोई संबंध, कोई चीज़ नहीं है जो राजनीति से ऊपर है। और एग्जैक्टली यही 1930 से लेकर 47 के बीच में इंडिया में हुआ था। हर विषय, हर किताब, हर अखबार, हर मीडिया, हर सोच, हर खान पान सब धर्म से जुड़ गया था। आज वही हमने कर दिया, हर चीज़ उससे जोड़ दी है। हमने इडली को साउथ इंडियन कर दिया, छोले भटूरे को नॉर्थ इंडियन कर दिया, और दोनों को लड़वा दिया है। राइट, ये प्रॉब्लम है। बट सर ये एक डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
डेमोक्रेसी मुझे हर वक्त ये कहती है कि इफ आई वांट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, नहीं, जर्मनी में क्यों नहीं है ये प्रॉब्लम, फ्रांस में क्यों नहीं है ये प्रॉब्लम ब्रिटेन में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? यस, अभी कहने को आप कह दोगे हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम वहाँ चल रहा है, पर उतना डिसग्रंटल्ड सही है, बट दे आर नॉट सो मेनी, दे आर नोबडी हु थिंक्स दैट वी डिजर्व आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। लॉ तो प्रिवेल करता है, ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिवेल करता है। करेक्ट। और गवर्नमेंट थोड़ी रिलीजन में घुसी हुई है। हमारे तो हर गवर्नमेंट, परिषद, पंचायत से लेकर ऊपर से नीचे तक हर कोई उसमें घुसा हुआ है। रिलीजियस लोग पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, पॉलिटिशियंस रिलीजन में घुसे हुए हैं। मतलब कभी आंख खोल के, तुम यंग हो, खुद युवा हो, तुम भी तो सोचो क्या ये सही है जो चल रहा है हमारे यहाँ? सर दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। बिकॉज कंफ्यूज क्यों? क्योंकि सर एक तरफ जो धर्म को मानते हो जी, तो फिर कंफ्यूज क्यों? सर क्योंकि एंड एज अ यूथ मैं आपको ये पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि भारत में एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है, एंड दोनों ही आवाज़ें इतनी ज़्यादा ये स्ट्रांग झूठ है। तुम झूठ, तुम्हारा धर्म झूठ पे बिलीव करना नहीं होना चाहिए। कौन लेफ्ट विंग और कौन राइट विंग है, बताओ मुझे। कौन है? जो मुस्लिम्स हैं वो लेफ्ट विंग है कि राइट विंग है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। बताओ। जो कश्मीर के जो टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं वो राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है? एक्सट्रीमिस्ट है, राइट विंग है। एक्सट्रीमिस्ट हर कोई तो नहीं एक्सट्रीमिस्ट है भाई। जो आदमी वहाँ घूम रहा है, जिसके कारण तुम वहाँ सेटल नहीं हो पा रहे हो आज, जिसके कारण कश्मीरी पंडित नहीं, वो बंदूक थोड़ी मार रहा है आपको, वो लेफ्ट विंग है कि राइट विंग है? बताइए। सर ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ये दलित पॉलिटिक्स लेफ्ट विंग है कि राइट विंग है? आप बताइए। लेफ्टिस्ट कौन है इंडिया में? कोई है ही नहीं। और देखा जाए तो सारी सरकारें फिर लेफ्टिस्ट हैं। वो तो सारी सब्सिडी पे बिलीव करती हैं, सारी जो सरकार के भरोसे तो पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। हर चीज़ सब्सिडाइज है, रेलवे उनके पास है, हर चीज़ तो सरकार के पास है आज की तारीख में। आपके पुल वुल सड़कें सब तो सरकार बनाती है। तो फिर तो आप तो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट कंट्री हैं। आप, हम और चाइना में क्या फ़र्क है? रशिया में सब कुछ सरकार करती है। करेक्ट। तो ये लेफ्ट राइट विंग है कहाँ इंडिया में? पहली बात तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप कह ले कुछ भी बोल लीजिए, आपको जो मन में आ जाए जी। राइट। इंडिया में हर आदमी तो इतना पूजा पाठ और सुपरस्टिशन को मानता है, तो ऐसे तो वैसे ही राइट विंग हो गए, कंजर्वेटिव हो गए सबके सब। हमारे यहाँ लिबरल फोर्सेस हैं कहाँ? क्या हमारा सिनेमा लिबरल है? ये लोग कहते हैं अपने को लिबरल, क्या ये लिबरल हैं? क्या सिनेमा लिबरल नहीं है? कैसे है, आप समझाइए मुझे। लिबरल का क्या मतलब होता है? पर एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम तो है ना सिनेमा में, एटलीस्ट दिस इज व्हाट द पीपल टॉक। लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? मैं पहले तो मुझे समझाओ, व्हाट इज अ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम? कम्युनिज्म या सोशलिज्म, या करेक्ट? यही होता है ना आपके हिसाब से? तो हमारी तो सारी की सारी फिल्में इसी पे बनती हैं कि अमीर लोग खराब हैं और गरीब लोग अच्छे हैं, तो वो तो एंटी कैपिटलिज्म सारी फिल्में बनती हैं। करेक्ट। तो आज क्यों नहीं बनती वो फिल्में? पहले बनती थी सारी, आज कहाँ चली गई? आज ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है 2014 के बाद में? क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? दिस इज, ये एक मेरी एनालॉजी है, जैसे हम हिस्ट्री में बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट का वो एक वो यूज तो राम गोपाल वर्मा ने कहा था बिफोर कश्मीर फाइल्स एंड आफ्टर कश्मीर Exactly. फाइल्स। हाँ बिल्कुल, सी वो हो सकता था, पर आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो मूवमेंट मैंने शुरू किया था, कहीं मुझे ऐसा लगा मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ उसको, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। बड़ी मेहनत करके हम 10 साल से लड़ रहे थे। 2010 में मैंने शुरू किया था इंडिक रेनेसां करके ऐसा। तो मेरी कोशिश ये थी कि जो इंडिया के ज्वलंत सब्जेक्ट्स हैं वो एक बार आएँ, उसके बाद फिर हम लोग माइथोलॉजी को हिस्ट्री में लेके आएँ। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि लोग कहते हैं माइथोलॉजी है, देवदत्त पटनायक जैसे लोग हर चीज़ को माइथोलॉजी बोलते हैं। तो आई थॉट लेट्स गिव अ ऑल्टरनेट ट्रूथ, काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड ऑल दोज थिंग। पर फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जितने भाई जब कोई नई पार्टी बनती है बड़े अच्छे इरादे से बनती है, फिर शहर के सारे जो अनएम्प्लॉयड गुंडे होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं उसको, है ना? जो आपके साथ नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप बीजेपी नेवर केम विद, बीजेपी पुरानी पार्टी है भाई, वो तो कब से चली आ रही है, उसमें नेता लोगों ने खड़ी की है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये आपकी मैंने, क्योंकि मैंने उसमें पैसा लगाया था, टाइम लगाया था, बहुत सेक्रीफाइस किया था, फिर बाद में सब गुंडे मवाली सब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, करप्शन चालू हो जाता है। और हर पार्टी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी का, सबके साथ होता है। तो इसी तरह से एक फिर क्या होता है फिल्मों में, जहाँ पैसा होता है, एक आदमी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, किसी ने एप्पल बनाया, तो 50 उसकी नकलें आने लगती हैं। ठीक है, रिन साबुन, अगर सब जो सर्फ साबुन चल गया तो SRUF और ये जैसे है ना, थम्स अप के नाम से, कोका कोला के नाम से 100 ब्रांड्स बिकते हैं, स्प्यूरियस, तो वो होने लगता है।
और एग्जैक्टली वही हो गया। फिर कश्मीर फाइल्स के साथ वेल रिसर्च्ड अच्छी फिल्में आनी चाहिए थी, एक दो आई भी, ऐसा नहीं आई हैं, ऐसा नहीं, एक दो तीन आई भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने कुछ भी बनाना चालू कर दिया। आपको पता है मैं अपनी फिल्म का नाम बंगाल फाइल्स रखना चाहता था, पर टाइटल ही किसी और ने ले रखा है, बंगाल फाइल, ये फाइल वो फाइल, सारी जितनी फाइलें सबने ले लिया। जो बनाएंगे भी नहीं फिल्में, अब कहते हैं मुझसे कि 20 लाख रुपए दो, 25 लाख रुपए दो तो टाइटल देंगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। जी, पर सर फिल्म इंडस्ट्री में एक चेंज तो आया है, वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एंड आपकी वजह से ही आया है वो चेंज। बट डू यू थिंक कि अब जब आप एक ऐसी फिल्म बनाएंगे, पर्व फॉर एग्जाम्पल, या इनफैक्ट दिल्ली फाइल्स भी, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो जो करंट गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट हो या उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो, तो देखिए बॉलीवुड पूरा का पूरा इस सरकार के अगेंस्ट है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। आप सरकार के अगेंस्ट है? नहीं, मैं तो सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को खुलेआम। मेरे मैं क्यों अगेंस्ट होऊंगा यार? मैं तो हार्ड कोर, मेरे को तो सब कहते हैं राइट, मेरे तो गाली सी बात की देते हैं, मेरे साथ काम नहीं करते ये लोग, इसीलिए कि बोलते हैं। तो मैं तो देखो यार 10 साल से मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ओके, तो मेरे को तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस विषय में, ठीक है। मेरे विचार चूंकि मैं पॉडकास्ट में हमेशा दिल की बात करता हूँ, राइट, पर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है भारत के बारे में। पर सर फिल्म इंडस्ट्री फलक्रम क्यों बन गई है पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के लिए? यार देखो कोविड में सब फ्री बैठे थे तो पॉलिटिशियंस भी चढ़ गए। अर्नब गोस्वामी, इसमें देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विलेन है अर्नब गोस्वामी। कैसे? 24 घंटे बैठ के उसने बॉलीवुड 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 किया, तो जो मिडिल क्लासेस थी इन्वॉल्व हो गई बॉलीवुड के अंदर, हो गई। ज़रूरत क्या? तुम मुझे बताओ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन इन्वॉल्व है? नहीं ना। इंस्टाग्राम कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, कोई इन्वॉल्व है क्या उसमें? पॉलिटिकल मशीनरी कैसे चलती है, कोई इन्वॉल्व है? जिस चीज़ के बारे में तुम डिस्कशन करने लोगोगे, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लोग वेले हैं, पार्क में अंकल लोग जाते हैं, नीचे हाउसिंग सोसाइटी में उनको बैठ के कुछ गॉसिप करनी है। तो अर्नब ने इतना बॉलीवुड सुशांत सिंह के चक्कर में किया, इतना किया, एवरीबडी गॉट इन्वॉल्व इन दैट, एवरीबडी थॉट दे आर एक्सपर्ट्स इन सिनेमा। तो हर किसी ने सिनेमा पे बात करनी, तो बॉलीवुड केम इन फोकस। जब when Bollywood came in focus, it got totally divided. You know? अच्छा, और बॉलीवुड में अगर लोग सरकार के साथ नहीं है तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उनने कोई गुनाह कर दिया। कायदे से क्रिएटिव लोगों को सरकार के साथ होना भी नहीं चाहिए। ट्रू, आई एग्री। यंग लोगों को और क्रिएटिव लोगों को सरकार के साथ होना ही नहीं चाहिए। आई एग्री। करेक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, कुछ काम करने को नहीं है, तो सब लोग जहाँ पैसा मिलता है और थोड़ा वैलिडेशन मिलता है वहाँ जुड़ जाते हैं। और बॉलीवुड खामोश हो गया है। बॉलीवुड को जो बोलना चाहिए सब्जेक्ट्स में, बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑपोजिशन भी करना चाहिए, होना चाहिए, उसको एक क्रिएटिव धारा का प्रवाह करना चाहिए राष्ट्र के अंदर। वो खत्म हो गया सारा का सारा। मीडिया भी चुप हो गया, वो भी चुप हो गए। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे यहाँ कोई भी क्रिएटिव बात करने के लिए बचा ही नहीं है। हमने हर किसी को राजनीतिक बना दिया है, हर आदमी राजनीति में। तो मैं हमेशा ये, इसलिए मैं स्कूल ऑफ, आप पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हैं, मैं फिल्म के अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि कुछ तो हों, कवि हों, शायर हों, तुम्हारे जैसे पॉडकास्टर्स हों, यंग लोग हों, जहाँ बैठ के सिर्फ क्रिएटिव बातें हों। देश की जो सोल होती है, एक राष्ट्र की, समाज की जो सोल होती है, वो सोल होती है उसकी क्रिएटिव धारा। ओके, उसके बिना क्या है? ट्रू। आप कुछ क्रिएट नहीं करें, दिन भर गॉसिप करिए बैठे, उससे क्या होने वाला है? कुछ तो क्रिएटिविटी हो। आज हमने पिछले, आप मुझे बताइए, पिछले एक दशक के, और इस 2014 से कोई लेना देना नहीं है, उसके पहले भी यही हालत थी, पिछले एक दशक, एक मापदंड लेते हैं, एक दशक में तुम मुझे बताओ कौन से 5 कवियों के नाम बताओ जो उभरे हो? कोई नहीं पता। 5 म्यूजिशियंस के नाम बताओ जो उभरे हो? नहीं पता। 5 राइटर्स के नाम बताओ जो उभरे हो? 5 पेंटर्स के नाम बताओ। पेंटर कुछ मिल जाएंगे, पर जो जिनको पूरा देश जानता हो ऐसे नहीं मिलेंगे, जिन पे गर्व कर सके नहीं मिलेंगे। सेलिब्रिटी वाले, स्टेटस वाले नहीं। 5 एक्टर्स बताइए आप जो पिछले 10 साल में निकले हो, बॉलीवुड के ही एक्टर्स बता दीजिए 10 आप में। 5 मेरे को, एक आलिया भट्ट, आलिया भी उसके पहले की है, आलिया भी उसके पहले की है मेरे ख्याल से, रणबीर कपूर वगैरह सब पुराने। 10 साल में कोई निकला है? 10 साल में कोई ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं देश में, आपको वाह क्या क्रिएटिविटी है। इसके पीछे रीजन अब 5 छोड़ो, एक जर्नलिस्ट का नाम बता दो जो थे, वो भी अब जर्नलिस्ट नहीं रहे, वो भी बर्बाद हो गए।
ऐसा नहीं है कि अच्छे जर्नलिस्ट नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है अर्नब वगैरह पहले अच्छी जर्नलिज्म नहीं करते थे? सब में जर्नलिज्म स्कूल में था, अर्नब गोस्वामी के हमें लेसन्स मिलते थे। चलो अब मैं भी IMC का स्टूडेंट हूँ, मैं हर कॉलेज में पूछता हूँ, मैं तुमसे भी एक सवाल पूछता हूँ। आज तुम्हारे अगर बच्चे हों, है नहीं, पर समझो तुम्हें यंग भाई बहन हो, वो जर्नलिज्म ज्वाइन करें, तो तुम्हें जाते कहें कि अच्छा पिताजी को 2-3 जर्नलिस्ट आज के बताइए जिनको हम अपना आइडल माने, बताओ 3 नाम बता पाओगे? नहीं सर, मैंने जर्नलिज्म खुद ने छोड़ा है उस वर्क कल्चर की वजह से। जो आज मीडिया का हाल है, खुद से खुश हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी लिए मैंने छोड़ा था मेरा जॉब। तो देश या तो पतन के रास्ते पे है या उत्थान के रास्ते पे है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं हम लोग। ओके, लेकिन इन मापदंडों में देखो, क्रिएटिविटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, तो सब में पतन ही पतन हुआ है, कहीं पे उत्थान नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है देश में अपोजिशन नहीं है, और जो अपोजिशन है वो सिर्फ क्रिएटिव लोग ही बचे? अब कुछ कॉमेडियंस है, कुछ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, वो भी कहाँ बचे? अब स्टैंड अप कॉमेडियंस कितने बचे हैं इंडिया में? एक ही है जो मुझे पता है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, कुणाल कामरा। हाँ, वो भी तो पौंडीचेरी चला गया, अभी वो भी तो कहाँ है। पर एज अ प्रोफेशनल, मतलब बॉम्बे में जैसे 2-4 क्लब्स ऐसे हों जहाँ पे रोज आके कोई स्टैंड अप कॉमेडी करते हों, जिनके वीडियोस रेगुलर आते हों, वो कल्चर जो है स्टैंड अप कॉमेडी का खत्म हो गया है। जो प्लेस थिएटर में बताओ, अच्छा 5 नाम बता दो जो तुमने 10 साल में देखे हो। बिल्कुल भी नहीं पता। जो नाम लोगे पुराने होंगे। और ये 2014 नहीं, 2010 में भी यही हालत थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि तब कोई बड़ी अच्छी बात थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑथरशिप खत्म हो गई है। हर लोग पॉलिटिकल साइड की ऑथरशिप कर रहे हैं, राइट, है ना? क्यों इतने एकदम अचानक माइथोलॉजिकल राइटर्स कहाँ से आ गए दुनिया भर के, कि जो उसका मन आए वो महाभारत लिख देता है, जिसका मन आए वो हिंदुज़म पे लिख देता है। सब इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए हिंदुज़म के भाई अचानक से? करेक्ट जी। तो वो सर ये इकोसिस्टम का खेल नहीं है? इकोसिस्टम का खेल नहीं है? जो आपकी फिल्म्स में भी आपने जो डिस्टिंक्टिवली बताया कि पहले जो इकोसिस्टम था और अब जो एक इकोसिस्टम बन रहा है, क्या ये जो इंटेलेक्चुअल्स हम जिन्हें कहते हैं, जो महाभारत के ऊपर बात करते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं, क्या ये उस इकोसिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है जो इस गवर्नमेंट ने बनाया है? देखो, कोई भी एक इकोसिस्टम देश के लिए बहुत खतरे की बात है। कोई भी 2 होने चाहिए, किसी भी वक्त में 2 कहानियां चलनी चाहिए। बट सर अपोजिशन तो है ही नहीं, तो दूसरी कहानी कहाँ से चलेगी? अपोजिशन के नाम पे आज मुझे सिर्फ ध्रुव राठी लगता है जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है। कांग्रेस इज नॉट एट ऑल इन पावर कि वो इस गवर्नमेंट को अपोज कर पाए। मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। मीडिया हमारा अगर ठीक हो जाए, सारा ऑपोजिशन बाहर आ जाएगा। बट सर वो तो कभी ठीक नहीं हो सकता। फिर मीडिया का इतना बुरा हाल है जी, तो कैसे ऑपोजिशन आएगा, कैसे कोई अपोज करेगा? राइट? मैं कर रहा हूँ ना बॉलीवुड को अपोज, नहीं कर पा रहा हूँ। एक्टर्स काम नहीं करते आपके साथ। सर थक गए आप? नहीं, थकने वालों में से तो हुई नहीं। खैर मैं क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मैं किसी के लिए नौकरी करता नहीं जी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं समझ में आ गया होगा मैं किस धातु का बना हूँ। तो मैं किसी से मैं डरता नहीं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं होगा मैं किताबें लिख के कमाऊंगा, नहीं होगा तो मैं भाषण दे के कमाऊंगा, कुछ नहीं होगा तो मैं ट्रैवलॉग कर दूंगा। मैं इतना क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकते जिंदा रह लूँगा। लेकिन कैसे करें? हाउ डू आई फाइट द सिस्टम? मैं अकेला सिस्टम से कैसे लड़ूं? क्या करूं मैं? आप देखिए टीवी में, चलिए आप कहते हैं एंकर्स गलत है, ओके, एंकर्स की मजबूर, एंकर्स जर्नलिस्ट तो है नहीं, वो तो आते हैं, उनको ऑडिशन तुमने देखा ना कैसे होता है? एक लड़की आती है कानपुर से आई या एक लड़का आया कानपुर से, अच्छा बोल के बताओ, उसे एक दे दी स्क्रिप्ट सामने, उसने अच्छे से बोल दिया तो जर्नलिस्ट हो गई अगले दिन से। भले ही पढ़ाओ ना उसे, क्या बोलना आना चाहिए। बहुत कम एंकर्स जर्नलिस्ट होते हैं। कोई कौन है, मेरे का अर्नब था एक जमाने में, राहुल शिवशंकर है, बट देन अगेन आप मतलब अपोज कर सकते हो कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। नहीं, जर्नलिस्ट तो हैं भाई, क्वालिफाइड तो हैं। बरखा राजदीप ये क्वालिफाइड जर्नलिस्ट है भाई। जर्नलिज्म खराब हो सकती है लेकिन जर्नलिस्ट तो हैं। पर बाकी जो आप देखते हैं जर्नलिस्ट थोड़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हजारों लोग जर्नलिस्ट तो नहीं है। वो लोग तो एंकर हैं, अपना बोलते रहते हैं, तो उनको आप गाली नहीं दे सकते। उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनके बॉसेस जो कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं। करेक्ट, उनको क्या लेना देना? वो तो स्टील भी बनाते हैं, वो ब्रिजेस भी बनाते हैं, फ्लाईओवर्स भी बनाते हैं और ये भी करते हैं, तो इसलिए उनकी बात नहीं है।
लेकिन अब टीवी एक्सपर्ट्स हुआ करते थे एक ज़माने में कि भाई ये इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, ये सीफोलॉजिस्ट हैं, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। आज आपने मंथली बेसिस पे उनको तनख्वाह दे के एक्सपर्ट्स वहाँ बैठा दिए हैं। उनको बोल दिया आपको रोज़ रात को यही बोलना है, एग्रीकल्चर की बात हो तो भी हिंदुओं को गाली देनी है या मुसलमानों को गाली देनी है, इकोनॉमी की हो तो भी इसको या इसको गाली देनी। अब आपने झूठे एक्सपर्ट्स अगर बैठा दिए हैं तो जो यंग बच्चा पैदा हो रहा है वो तो सोच रहा है कि मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट की बात सुन रहा हूँ, उसको तो नहीं पता कि इसको महीने के 2-3 लाख रुपए मिल रहे हैं और इसको बोल दिया गया तुम्हें तोते की तरह यही बोलना है, जो बोल रहा है। सरकार बदल जाएगी, अब मैं कहूँगा इसकी नहीं इसकी बात करो। तुमने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में कुछ स्लो टर्न लोग करने लगे हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम में बैलेंस करते हैं कि ये आ गया तो क्या करेंगे, फिर टर्न हो जाएंगे। ये देश के लिए थोड़ी एक गंभीर बात है और ये चिंता की बात है। सर इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल था जब इसरो का एक वो मिशन, चंद्रयान वाला मिशन कंप्लीट हुआ था। आई थिंक सो उस टाइम पे किसी एक हिंदी न्यूज़ चैनल पे एक्सपर्ट के नाम पे दे हैड कॉल्ड स्वामी रामदेव बाबा, एंड आई हैव ह्यूज प्रॉब्लम। मतलब मेरा कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं है, ही कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट ही वांट्स टू, बट एक मीडिया चैनल पे यू शुड कॉल द लेजिटिमेट एक्सपर्ट्स, स्पेशली फॉर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू साइंस। देखो पहली बात तो क्या है, धर्म का काम जो है वो धर्म को करना चाहिए, धर्म को और कुछ नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। उससे क्या होता है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। आजकल क्या हो गया ना, हर चीज़ में लोग कहते हैं अच्छा ये हमारे मतलब की बात नहीं कर तो ज़रूर किसी और के। अच्छा अगर मैं आज हिंदुज़म के सुपरस्टिशन की बात करता हूँ तो क्या मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हो गया? बताओ मुझे। नहीं। अगर कश्मीर में कोई हिंदू आदमी गलत काम कर दे और मैं उसके बारे में बोलूं तो क्या मैं उन टेररिस्ट लोगों के साथ हो गया? इतने मूर्ख अगर लोग हैं तो फिर तो चुप हो जाना बेटर है। इसलिए बहुत सारे लोग चुप भी हो गए इस देश के अंदर। धर्म का काम क्या है? धर्म का जो काम है वो धर्म का काम है। जब धर्म और पॉलिटिक्स मिलते हैं तो उसका एक ही नतीजा होता है, धर्म की जो बुरी बातें हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाती हैं और जो पॉलिटिक्स की बुरी बातें हैं वो धर्म में आ जाती हैं। धर्म और पॉलिटिक्स का एक्सचेंज कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी और जहर जब मिलेंगे तो जहर ही बनेगा, समझे आप? पानी और जहर मिलके कभी पानी नहीं बन सकते हैं, और कितना भी पानी डालते जाओ जहर में वो डाइल्यूट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये दो चीजें कभी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि रईस आदमी और आइडिया वाला आदमी मिलेगा तो दोनों का फायदा है, रईस आदमी को आइडिया मिलेगा, आइडिया वाले को रईस ही मिलेगी। लेकिन अगर एक बेईमान रईस आदमी एक आइडिया वाले से मिल जाएगा तो अच्छे आइडिया वाला गलत आइडिया क्रिएट करेगा और ये उसके आइडिया का गलत इस्तेमाल करेगा। तो धर्म और पॉलिटिक्स जहां भी मिले हैं विश्व के इतिहास में, 5000 साल के इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के इतिहास में जब भी मिले हैं, पॉलिटिक्स हैज गॉट द वर्स्ट ऑफ द रिलीजन, रिलीजन हैज गॉट द वर्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। या नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता ये हो रहा है इंडिया में? हो रहा है, बिल्कुल। आपको नहीं लगता क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। एंड मैं तो मतलब मुझे जो कमेंट्स आते हैं दे टैग मी एज राइट विंग कंटेंट क्रिएटर, जबकि वो है नहीं। मैं तो सबके साथ बात करना चाहता हूँ, बट क्योंकि सोसाइटी इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है, जो आपने कहा कि एक हिंदू अगर कश्मीर में कुछ गलत काम करेगा एंड आप उसे अपोज करो तो आज आपको कुछ और टर्म मिल जाएगा। देखो बॉलीवुड ने ऑडियंस को डम डाउन किया, बहुत डम डाउन कर दिया, इतना डम डाउन कर दिया कि उनको यही नहीं समझ में, ये शक्ति ही खत्म हो गई कि सिनेमा आर्ट है और सिनेमा अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छा सिनेमा इंडिया में चलता नहीं है, इसीलिए खराब सिनेमा, खराब एक्टिंग, खराब म्यूजिक चाहिए उन लोगों को। फूड मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा डम डाउन किया, पर चलो वहाँ पे आदमी पेट में दर्द हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है तो अच्छा खाना खाने लगता है। फिर मीडिया ने डम डाउन किया कि लोग आज यही भूल गए कि न्यूज़ भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। आज बताइए, भारत के न्यूज़ में भारत कहीं है? भारत की न्यूज़ में कॉमन मैन कहीं है? भारत के किसी प्रदेश की बात होती है, एग्रीकल्चर की होती है, इकोनॉमी, कोई सब्जेक्ट भारत से रिलेटेड होता है सब्जेक्ट? प्रोडक्टिव बात कोई नहीं। इतना डंब कर दिया है हमने लोगों को कि लोग, यानी श्रीदेवी की डेथ हुई थी तो एक आदमी वॉश उसी में लेट गया टब के अंदर, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई इस तरह की मूर्खता भरी चीज़ें चलती रहती हैं। उड़न तश्तरी के ऊपर 2-2 घंटे ज्ञान पेलते हैं। तो हमने मीडिया में डम डाउन कर दिया, रिलीजन को हमने डम डाउन करके यहाँ ले आया जा। लोगों को यही नहीं पता सनातनी क्या होता है, धर्म क्या होता है, पर मानते हैं उस बात को। हमने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है आज की तारीख में। तो ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिक्स है, इतना डम डाउन किया। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दिन मैंने ऐसे ही लिखा, किसी ने मुझसे पूछा, सर आप कई बार आप बात करते हैं तो लगता है कि आप
राइट विंग हैं, ओके, तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते आप राइट विंग, समथिंग लाइक दैट ही आस्क्ड। तो मैंने ट्विटर में लिख दिया आई एम नीदर लेफ्ट विंग नॉट राइट विंग, आई एम इंडिया विंग। बताओ उसके बाद क्या हुआ होगा? फ्लैक मिला होगा। 5,000 लोगों ने 1 घंटे में मेरे को अनफॉलो कर दिया। और किसने वो मुहिम चलाई? उन लड़कों ने जिनकी उंगली पकड़ पकड़ के मैंने उनको सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर या जो भी है खड़ा किया था, जिन लड़कों को मैं करता हूँ ना कितने आई एम बुद्धा में, उन लोगों ने चला दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये करने से उनको ट्विटर में फ़ायदा हो रहा था। तो क्या होता है, आप ये देखिए कि ट्विटर में कितने इंटेलिजेंट अक्लमंद लोग आए, क्रिएटिव लोग आए, बॉलीवुड के आए, साइंटिस्ट आए, पढ़े लिखे लोग आए। ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ बहुत सारे लोगों से, हो सकता है मैं कई लोगों की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू हियर देम, आई वॉन्ट टू नो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट है, वो कहाँ। हम शास्त्रार्थ वाले, मैं अपने को हिंदू गर्व से बोलता हूँ, तो मैं शास्त्रार्थ के बेसिस पे बोलता हूँ। आज आपने शास्त्रार्थ ही खत्म कर दिया, तो हम इंडिया विंग को मानते नहीं। और जो सरकार नेशनलिज्म के ही नाम पे आई है, जिसकी आज आप भुना रहे हैं, आपकी तो कोई औकात नहीं है, आप तो कहीं बैठे होंगे करोल बाग में बैठे हुए मक्खियां मार रहे होंगे, ट्विटर में आप चौड़े हो रहे हैं बैठ के वहां पे। तो आप जो सरकार राष्ट्रवाद के नाम से आई, आज आपको राष्ट्रवाद से ही नफरत हो गई है जी। यहां हम खड़े हैं। आपको लगता है यहां से इंडिया का जो राइज है वो हो पाएगा? बिल्कुल होगा, अगर तुम्हारे जैसे लोग खुल के बात करें, राइट? सिर्फ इसलिए नहीं कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या वैलिडेशन है। वरना मैंने कई पॉडकास्टर्स को देखा है जो शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं और आखिर में वही यही सब टोना टुटका और तंत्र शास्त्र, और तंत्र मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब उसका अगली वर्जन ऑफ दैट, अनसाइंटिफिक इलॉजिकल वर्जन ऑफ दैट, उस तरह सुपरस्टिशन को प्रमोट करने की बातें, और सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपने नाम के आगे सनातनी लिख दिया या उसने अपने को हिंदुज़म से जोड़ दिया, या हिंदुज़म की कोई जाके गूगल से 10 ट्विटर थ्रेड बना दिया मंदिरों के ऊपर या किसी के ऊपर, आपने उसके साथ पॉडकास्ट चालू कर दिया, उसे एक्सपर्ट मान लिया, वहाँ समस्या है। नॉन एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स मानने लगती है जब कोई सोसाइटी, तो वो पहला इंडिकेशन है कि आप पतन के रास्ते में हैं। जब आप साइंटिस्ट मानने लगते हैं उस आदमी को जो साइंस को क्वेश्चन करता है, तो मतलब आप पतन के रास्ते पे हैं। जब आप अधर्मी को धार्मिक मानने लगते हैं, जब आप एक मटीरियलिज्म से डूबे हुए व्यक्ति को स्पिरिचुअल मानने लगते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। भाई तुम ही बताओ ना, राइट? ये इंडिकेटर्स नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर बट सर, ये कंज्यूमरिज्म का प्रॉब्लम भी है ना, क्योंकि हमने जो मीडिया में प्रॉब्लम था कि नॉन एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स बना दिया, पॉडकास्ट पे भी अब धीरे धीरे वही हो रहा है। एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यू वांट द नंबर्स, यू वांट कि आपका जो पॉडकास्ट एपिसोड है वो ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि पैसों की बात है, एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना पेट भरना है, उसीलिए ये चीज़ ट्रिकल डाउन हो रही है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? आई डोंट नो। देखो, मैंने अपनी दुनिया क्रिएट कर ली है, मैं अपना काम करता हूँ, हम एक फाउंडेशन चलाते हैं आई एम बुद्धा। मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हिंदू फिलॉसफी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मैं फ़िलॉसफी से जुड़ा हूँ, उसकी बात भी करता हूँ, जिसको समझ में आए ना आए। मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं डेली फाइल्स जो है वो देश के लिए समर्पित करूँगा उस फिल्म को, वो अपने आप में मॉडर्न हिस्टोरिकल लिटरेचर बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं महाभारत बनाऊँगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। बाकी द ओनली आंसर, द ओनली और कोई इसका आंसर है ही नहीं। आपका पाँव टूट जाए तो एक ही उसकी दवा है, आप बिस्तर पे लेटे रहिए, ठीक है? तो द ओनली आंसर टुडे इज द राइज ऑफ क्रिएटिविटी, आर्ट, लिटरेचर। क्योंकि क्या है, देखो दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, ओके? ब्लैक एंड वाइट के बीच की जो स्पेस है उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एक आम आदमी है, वो कैसे ट्रैवल करेगा वहाँ पे? वो ट्रैवल कराने का काम किताबें, लिटरेचर, फिल्में, कविताएं। कविता, अब समाज आपके अंदर एक गुस्सा है, आप उसे आर्टिकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। आज आप सब्जी बेच रहा आदमी, उसकी तोड़ दी दुकान, अब उसके अंदर बहुत गुस्सा है, वो कैसे आर्टिकुलेट करेगा? उसको कोई गाना चाहिए, सारे नियम तोड़ दो, उस पर चलना छोड़ दो, राइट? ठीक है, उसे कुछ चाहिए। आप किसी को प्यार हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई, एक लड़के को, जाके उसका हाथ पकड़ के तो नहीं बोल सकता आई लव यू, तो वहाँ पे आपको शायरी काम आ जाएगी। मैं बहुत एक मीडियम चाहिए, एक नुआंसेस, जीवन के जो नुआंसेस हैं। दूसरा क्या है, आर्ट लिटरेचर ना आपको ट्रूथ इन मैनी फॉर्म्स बताता है कि देखिए ये, अब आपने कश्मीर के ऊपर 10 फिल्में देखी थी बड़े बड़े स्टार्स की जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती थी। कश्मीर फाइल ने आके एक ऑल्टरनेट ट्रूथ आपको बताया, राइट? आर्टिकल 370 ने आपको एक दूसरा पहलू बताया, 4 और फिल्में बनेंगी वो अलग पहलू बताएंगे। दिस इज व्हाट गिव्स यू पर्सपेक्टिव।
इससे सोसाइटी जो है डम डाउन नहीं होती, ऊपर आती है। लेकिन हर फिल्म में मैं यही दिखाता रहूँगा एक ही चीज़, वही बेवकूफ़ी की, तो ऑडियंस डम डाउन हो जाएगी। आज आपने कर ली हिंदू मुस्लिम डिबेट, चलिए पूरे हफ्ते कर लीजिए, मैं कहता हूँ पूरे महीने कर लीजिए आप। अगले महीने का आप एजेंडा करिए, इस महीने इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, इस महीने यूथ की करेंगे। अगर आपके साथ इतना कंपल्शन है, चलिए आप, मैं कहता हूँ 7 दिन होते हैं हफ्ते में, आप कहिए हम 5 दिन हिंदू मुस्लिम करेंगे, भाई हमें पैसे मिलते हैं उसके, गाली गलौज करेंगे, जो करना है करेंगे। आप 2 दिन इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। पहले फिल्मों के ऊपर शोज होते थे टीवी में, वो भी बंद हो गए हैं। पहले कवि सम्मेलन हुआ करते थे, बंद हो गए हैं। लोग, कोई नया राइटर होता था, ऑथर होता तो उसके पे बात करते थे, वो बंद हो गए। कौन से ऑथर्स को बुलाते हैं? जो पक्का गारंटी करके देता हूं, जो किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ जुड़े। बिल्कुल, किसी आइडियोलॉजी पे उसका एक बैलेंस वो नहीं होगा। मैंने अर्बन नक्सल लिखी, हर चैनल ने बुलाया। मैंने हु किल्ड शास्त्री लिखी, हर चैनल ने बुलाया। मैंने अभी हिंदू फिलॉसफी पे लिखी बुक ऑफ लाइफ, कोई नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि कोई साइड ही नहीं है नैरेटिव उसका। नैरेटिव के ऊपर है सब। हाँ, तो ये समस्या है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बस में जितना है उतना आई विल ट्राई एंड डू इट। इंडिया ने कम से कम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो हम लोग एक अच्छी दिशा में बढ़ गए हैं। जो हमें अभी फिल करना है गैप, वो है सोशल फैब्रिक का, और दूसरा जो हमारा एक कंट्री का कलेक्टिव आइडियोलॉजिकल नैरेटिव होता है, द ग्रैंड आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, वो हमारी कंट्री में नहीं है, उसकी आवश्यकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, अगर कल गवर्नमेंट चेंज होती है भारत में, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाती है, क्या विवेक अग्निहोत्री जी सेम तरह की फिल्म्स तब भी बनाएंगे, या आपकी फिल्मोग्राफी चेंज होगी? क्यों, मेरा इससे क्या लेना? 2010 में देखिए तो इसलिए इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। मैंने 2010 में बॉलीवुड से क्विट किया था। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम मैंने 2010 में शुरू बनाई थी, 2010 और 11 में बनाई थी। तब कौन सी बीजेपी थी? ताशकंद फाइल्स, हमने ट्रिलॉजी अनाउंस की थी कि हम भाई 3 फिल्में बनाएंगे, ये कश्मीर फाइल्स और ये दिल्ली फाइल्स, 3 हमने नाम नहीं रखे थे तब। हमने कहा था एक पहली फिल्म बनाएंगे राइट टू ट्रूथ पे, सेकंड बनाएंगे राइट टू जस्टिस पे, और तीसरी राइट टू लाइफ पे। तब तो मोदी जी के बारे में कोई जानता नहीं था। 2012 में आपको पता था मोदी जी आएंगे? नहीं। आपको पता था बीजेपी आएगी? तो जब हम करोड़ों रुपए लगा रहे थे फिल्म में, तो हमें कैसे पता थी? हमें तो नहीं पता था। तो फिर तो इसका इनसे क्या लेना देना है? राइट। ठीक है, तो पहली बात, और महाभारत हमने अनाउंस किया, हमें क्या पता कि भाई 2029 में कौन सी सरकार होगी कौन सी नहीं होगी? तो ये बेवकूफ़ी की बात है। अगर ऐसा, मैं कोई अंबानी अडानी या कोई ऐसा बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, करोड़ों अरबों रुपए के स्टेक्स हों और मैं सोचूं सरकार क्या है क्या नहीं। हमारा कोई ऐसा नहीं है। हम छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं, हम बनाते रहेंगे। इसका कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। मुझे तो उल्टा लग रहा तुम मेरे को लग रहा था कि अच्छा कल को ये गवर्नमेंट नहीं हो तो भी क्या आप सपोर्ट करेंगे इनको? ये नहीं कर, मुझे लगा इस तरह का सवाल पूछोगे मीडिया टाइप का। पर करोगे सपोर्ट? तो मुझे ऐसा लगता है इस देश की एक समस्या, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये बहुत बटा हुआ देश है। इस देश को आपको किसी चीज़ से तो जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप इकोनॉमी से जोड़ें उसको, चाहे आप उसको कल्चर से जोड़ें, चाहे आप उसको रिलीजन से जोड़ें, चाहे पॉलिटिक्स से जोड़ें, किसी चीज़ से तो जोड़ना पड़ेगा। मेरे जीते जी मैंने इंदिरा गांधी के बाद, मैं तो नेहरू जी के वक्त में नहीं था, इंदिरा गांधी के बाद द ओनली पर्सन आई हैव सीन जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। कई लोग इस बात से खफा भी हो जाएंगे, आई एम श्योर द मुस्लिम कम्युनिटी वोंट लाइक टू हियर दैट, एंड लेफ्टिस्ट कांग्रेस इकोसिस्टम वोंट लाइक टू हियर दैट। पर जो ये हिंदू समाज है, ये भी तो इतना कटा बटा हुआ था जी। उसको जो जोड़ने का काम किया है, एक मोदी जी ने, दूसरा जो एक उत्साह लोगों के अंदर, वी कैन डू। इतना डिफीटेड सोसाइटी थी यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ो निकलो, ये सत्य है। अब कोई अगर कहता है ऐसा नहीं था तो झूठ था। आज भी लोग नहीं बोलते, मिडिल क्लास क्या सोचता है, अरे यार पढ़ो इंजीनियर बनो, यहाँ से निकलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर है कोई ऐसा जिसका ये एम्बिशन नहीं है? चलिए आप एक दिन के लिए दरवाजे खोल दीजिए इंडिया के कि जिसको भी इंडिया छोड़ के जाना है चले जाओ। तुम बताओ अच्छा कितना माइग्रेशन होगा इंडिया? अमेरिका खोल दे कि अच्छा भाई हम 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, जितने लोग 48 घंटे के अंदर इस दरवाजे से निकल सकते हैं निकल जाओ। तो मजाओ कितने लोग निकलेंगे? करोड़ों में माइग्रेशन। तो फिर हम ये झूठ क्यों बोलते हैं एक दूसरे से? होगा ना? बिल्कुल होगा। ये एम्बिशन है मिडिल क्लास का भाई, तभी तो कॉन्वेंट में भेजते हैं, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय में भेजेंगे हमारी तरह। इसको एक हद तक चेंज करने में बहुत तो नहीं है, पर एक हद तक कि लोगों को ये आशा आई है कि अमेरिका नहीं गए तो भी हम अच्छे से रह सकते हैं वो। और दूसरा जो ये एक प्राइड है इन द नेशन,
वो मोदी जी ने जो है वो किया है। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो उनकी है कि ये जो हर कोई भी कुछ भी कर रहा है, पार्टी में भी जिसका जो मना रहा है, उसको रोक के एक वन मैन वन वॉइस। क्यों प्राइवेट कंपनीज में नहीं होता कि एक सीईओ नहीं होता है? तो जो सीईओ स्टाइल में जो उनकी जो गवर्नर्स है, ये 4 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक दैम। ही इज़ अ डायनेमिक मैन। सब पॉलिटिक्स ऐसी नदी है कि यहाँ पे आप अगर बिल्कुल स्वर्ग से भी आओ, स्वच्छ भी हो, तो अंदर जाओगे तो थोड़े से गंदगी लेके ही निकलोगे। इसमें कोई चारा नहीं है आपके पास। तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, अगर मोदी जी से बेटर तुम कल को ऑल्टरनेटिव दे तो मैं कोई एंटी इंडिया थोड़ी हूँ। अगर इंडिया का मेरा एक ही विंग है, इंडिया विंग, राइट? तो अगर कल को बीजेपी 2000 समझो हाइपोथेटिकली, ऐसा होगा नहीं, पर 2024 में अगर समझो बीजेपी आउट ऑफ पावर जाती है, आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद हिम। आई विल कीप सपोर्टिंग मिस्टर मोदी। ओके, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ मैं चाहिए, मुझे पॉलिटिकल एम्बिशन है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। सिर्फ इसलिए करूँगा बिकॉज आई थिंक इन द गिवन सर्कमस्टेंसेज ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू लीड दिस कंट्री। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये मेरा बिलीफ है। राइट। देश के फैब्रिक को बचाने के लिए इज इट ओके टू चूज द लेसर इविल दैन द बिगर इविल? ये सवाल अपने आप में गलत है। कैसे? ये सवाल बिल्कुल गलत है। वो ऐसा है कि एक माँ से बोलो कि तुम्हारे ये दोनों बच्चे हैं, दोनों डूब रहे हो, इनमें से एक किसको बचाओगी? करेक्ट? तो जवाब यही होगा कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको बचाएंगे। ओके, तो जब ये सवाल हम पूछ रहे हैं तो पहली बात तो हमने ये मान लिया है कि ईविल है हमारे चारों तरफ। करेक्ट? पर है तो सही ना सर? हाँ, तो आई विल नॉट चूज एनीवन, देन आई विल क्विट। आई डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग रॉन्ग चॉइस। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। जब तक मेरी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ओके, तब तक मैं वोट डालूंगा। जिस दिन, और ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं गलत चीज़ के लिए वोट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि रामलाल मेरा भाई है और श्यामलाल मेरा भाई नहीं है, दैट डे आई विल क्विट पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। ये मेरा अपना विचार है। ओके सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। चलो, थैंक यू। आई फील कि ये पॉडकास्ट में शायद बहुत और देर तक कंटिन्यू कर सकता, कभी और कर लेना जी। बट दिस इज जेन्युइनली, कुछ रह गया पूछने को तो मैं और पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो रिसर्च करके आया था मैंने उसमें से कुछ नहीं पूछा है। दिस इज अ वेरी फ्री फ्लोइंग। और कर लो भाई फटाफट, नहीं तो रह जा अफसोस रह जाएगा। ये पढ़ लो एक बार, कुछ रह गया ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता है तुम्हारे काम। आई फील दिस पॉडकास्ट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू। एंड द रीजन इज कि आप, रीजन इज यू, दैट इज तुम्हारी वाइब्स। मैं बताऊँ क्या होता है कि आई एम वेरी सेंसिटिव टू, आई एम अ डायरेक्टर, तो आई एम वेरी सेंसिटिव टू योर वाइब्स। ओके, आई एम एज गुड एज योर वाइब्स। तुम्हारी वाइब्स ख़राब होंगी, मेरी भी ख़राब हो जाएंगी। तो तुम्हारा क्या है कि तुम एक कई लोग पॉडकास्ट में मीडिया की तरह बैठ जाते हैं कि अच्छा देखें ज़रा इनको क्या आता है। अभी इनको एक होते हैं जो अपना ज्ञान बताने के लिए आते हैं, ठीक है, एक अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पर तुम्हारे साथ ये लगा कि तुम यू आर ओपन टू लिसनिंग टू आइडियाज़ एंड यू वांट टू शेयर नॉलेज विद योर ऑडियंस, सो दैट वे आई फाउंड यू exceptionally good and I wish you all the best. Thank you so much sir. Thank you. That is very kind of you. Very good, very good, very good. But sir, this is मैं genuinely ये कह रहा हूँ कि आपके साथ में किसी भी टॉपिक पे शायद मैं बात कर सकता हूँ। I felt that and as a host मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं by the end of the podcast अपने गेस्ट को गेज करूँ so that हम फ्यूचर एपिसोड्स प्लान कर सके। एंड आपके साथ में मुझे एक्चुअली वो वाइब मिली कि हम आपके साथ में मल्टीपल पॉडकास्ट कर सकते हैं। कभी भी, you are most welcome. And we can talk about art, spirituality, philosophy. तुम्हारा ही स्टूडियो, जब चाहो आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।